मैंने भी लगा दी है अपने पास से। स्क्रीन आ जाए तो बता दें। जी स्क्रीन आ रही है नजर। सही है। पहले आज की जो क्लास है वो बेसिकली मोनेटाइजेशन मेथड पे थोड़ी शॉर्ट ही होगी, क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियात है आज। इंशाल्लाह तो कनेक्ट करूं मैं? हाँ ना कनेक्ट करो। अबे यार ये नहीं करा करो को अपने पास व्हाट्सएप खोले मतलब ये मैं म्यूट कर लिया है। रिकॉर्डिंग ना ना, आप जो है ना म्यूट मैं कर लिया है। रिकॉर्डिंग भी करूं मैं ये भी करूं यार ये हाँ तो नोट्स बना रहा हूँ ना अच्छा ओके चलो, तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली मोनेटाइजेशन मेथड्स के ऊपर है। बीच में हमने थोड़ा पढ़ा था, लेकिन वो छोटा सा स्नैपशॉट था। तो आज स्पेशली जो है वो, और स्पेसिफिकली जो है ना वो, बिगनर्स जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ही है। थोड़ी सी चीज़ें एडवांस होंगी, बाकी चीज़ें तो बेसिक्स ही हैं। तो जो सवाल ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं ना कि भाई वेबसाइट तो बना ली, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कैसे बनाएं। तो जो ऑनलाइन दुनिया होती है उसके अंदर आप कैसे पैसे बना सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा जो है ना, जो मतलब जिस चीज़ को हम लोग ज़ाहिर सी बात है, ब्लॉगिंग जो है वो उसको समझ रहे हैं वो क्या होती है, एसईओ क्या होती है। तो ये एसईओ एंड ब्लॉगिंग हम जो है ना, दो स्किल्स हैं समझने जिन पे, जिन जब हम ये क्लासेस ले रहे हैं ना, तो हम दो स्किल्स हैं जो मेन स्किल आप कह लें कि स्किल का जो एरिया सेट है उसको हम सीख रहे हैं, यानी कि एसईओ भी सीख रहे हैं और ब्लॉगिंग भी। तो ब्लॉगिंग खुद इट सेल्फ जो है वो एक स्किल है, और एसईओ तो है ही। तो ब्लॉगिंग के अंदर स्पेशली जो है वो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अर्निंग का सिस्टम है ये कैसे काम करता है। मतलब आज हम ये समझेंगे कि अर्निंग होती कहाँ से है, किस मेथड से जो है वो फास्ट अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, और किस मेथड से जो है वो लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम जो है वो बनाई जाती है। तो मोनेटाइजेशन में जो पैसा बनता है ना, वो उनके लिए आपके पास जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो वो कंटेंट है यकीनन। सेकंड, कंटेंट से जो है वो जब आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो उससे आपके पास से ट्रैफिक आता है, और उसी से ही जो है वो ऑडियंस की नज़र में भी, और जो गूगल होता है उसकी नज़र में भी एक ट्रस्ट बनता है। और फिर आगे जो है वो आपको इस चीज़ को पर, इस प्रोसेस पे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो उसके अंदर ये जाहिर सी बात है, ये चीज़ें हमने स्टार्ट से पढ़ी है कि अगर आपका कंटेंट ही वीक होगा तो ट्रैफिक आना ही नहीं है, और जब ट्रैफिक कोई आएगा नहीं तो मोनेटाइजेशन जो है वो होगी ही नहीं। तो इसलिए जो है वो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो बेस है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे ऊपर कंटेंट तगड़ा है, और जिस पे जो है वो कंटेंट की वजह से आपके पास रैंकिंग है, और अच्छा आपके पास जो है वो अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो है वो आ रहा है ऑर्गेनिक गूगल से। सोशल ट्रैफिक भी हो सकता है वो, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा एसईओज हैं, तो हम जो है वो एसईओ से ट्रैफिक गूगल से या बिंग से लेके आते हैं। तो अब मोनेटाइजेशन जो है ना, उसका एक माइंडसेट है। बिगिनर्स का जो सबसे कॉमन इशू है ना, वो ये होता है कि वो होते हैं इम्पेशेंट। तो वो बोलते हैं बस भाई, कोई भी मतलब कोई स्किल भी सीख लिए या कोई ऐसी कोई वेबसाइट भी बना लिए, तो वो चाहते हैं कि बस 1 महीने में जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत जो है ना वो इसके बिल्कुल बरक्स है। और जो इस हकीकत को मानेगा नहीं ना, समझ लो कि वो किसी का कुछ, उससे कोई नुकसान नहीं, उससे उसका अपना ही नुकसान है। क्योंकि जब आपने इस हकीकत को ही नहीं मानना, ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्निंग
फास्ट या आप ये कह लें कि जल्दी से नहीं हो सकती, ये 1 महीने में अर्निंग नहीं हो जाएगी। आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा, जब ही आप आगे आपका एक माइंडसेट बनेगा कि भाई हाँ, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। क्योंकि रियलिटी ये है कि ब्लॉगिंग जो होती है ना, वो स्लो स्टार्ट होती है, फिर वो जो है ना, जब ग्रो होती है ना, तो वो बहुत फास्ट फास्ट ग्रो होती है। तो होता है कि अब आपने एक वेबसाइट बनाई, सारी चीज़ें आपने उस पे की, सब जो आपने सीखा वो सब इम्प्लीमेंट किया, तो आप वेबसाइट को थोड़ा टाइम देते हैं। अब आप इम्पेशेंट, आप बोलते हैं नहीं यार 2 महीने हो गए, क्लिक्स ही नहीं है, छोड़ो, दूसरी वेबसाइट बनाता हूँ, मुझे लगता है ये फेल हो गई है। तो वो बेसिकली होता पता है कि एल्गोरिदम्स जो होते हैं ना, जो स्पेशली जो गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं, या आपकी जो एआई है, उनके जो जो मतलब कि आंसर इंजन से या जनरेटिव इंजन से, इनके एल्गोरिदम जो होते हैं ना, वो होते पता है ऐसे डिज़ाइन होते हैं, वो होते ही इंसानों के जैसे। इमोशंस उनमें भले नहीं होते, लेकिन वो आपके इमोशन को ना लाज़मी डिटेक्ट कर रहे हो, तो उनके अंदर ऐसी चीज़ें उनको मतलब उनकी जो वो है तो मशीन, लेकिन उनको सिखाया इस और ट्रेन इस तरीके से किया जाता है कि वो इंसान की जो नेचुरल साइकोलॉजी होती है ना, उसको समझते हैं। उसके बाद वो चीज़ों को जो है वो आपकी चीज़ों को समझते हैं और फिर रिज़ल्ट देते हैं। तो होता है कि 2 महीने हो गए, 3 महीने क्लिक्स नहीं आ रहे। आप कंसिस्टेंट रहें, आप अपनी वेबसाइट को टाइम दें। या इसकी मैं मिसाल ऐसे भी दूँगा, लेट्स सपोज़ एक यूट्यूब का ही चैनल है, आपने एक चैनल बनाया, तो होता क्या है कि आप वीडियोज़ डालते हैं, व्यूज़ ही नहीं आते। चलो भाई व्यूज़ आते हैं, आते-आते अचानक व्यूज़ गायब हो जाते हैं। जैसे वो हनीमून पीरियड होता है ना, उसमें आपको स्टार्ट में बहुत व्यूज़ मिलते हैं, वो बीच में फिर गायब हो जाते हैं। तो वो गूगल जो होता है ना, जो यूट्यूब के एल्गोरिदम होते हैं, वो ना आपका जो पेशेंस होता है ना, उसको टेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि कितना पेशेंस है इस बंदे के अंदर, कितनी बर्दाश्त है। तो वो आप वीडियोज़ डालते हैं, वो व्यूज़ ही नहीं भेजते, रिकमेंडेशन में नहीं डालते। सेम इसी तरह आप कंटेंट डालते हैं, तो इंडेक्स तो हो जाता है, रैंकिंग में ही नहीं आता। तो वो चेक आपका जो ना टेस्ट हो रहा होता है, 2 महीने, 3 महीने, कुछ होते हैं 5 महीने, कुछ लकी होते हैं 2 महीने ही हो जाता है, बस वो उनकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाती है। लेकिन जो लोग 3-4 महीने, 5 महीने के बाद छोड़ देते हैं ना, वही उनका असल में टर्निंग पॉइंट होता है, जिस टर्निंग पॉइंट पे जो है ना, वो गलत यू टर्न ले लेते हैं और वापस चले जाते हैं और वापस से एक नई वेबसाइट बनाते हैं। और वो इस लूप में फँसे रहते हैं। वही 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने दिए, वापस उस लूप में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं साइट। आप ना एक जब साइट बनाओ, आप उस पे लगे रहो, क्योंकि ये आपका ना टेस्ट हो रहा होता है कि गूगल देखता है भाई ये बंदा कितना कंसिस्टेंट है और कितना अपनी जो है वो वेबसाइट से या अपनी इस बिज़नेस से इसकी ऑनेस्टी कितनी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इस चीज़ को लाज़मी मानना है कि अर्निंग जो है वो 1 महीने में नहीं स्टार्ट होगी। जब आप ब्लॉग बनाते हो वो स्लो स्टार्ट होता है, लेकिन जब उसकी ग्रोथ होती है ना, वो बहुत फ़ास्ट होती है। अचानक से आप देखेंगे आपकी वेबसाइट, आप लगे में अचानक ऐसे-ऐसे केसेस हैं, बल्कि मेरा अपना खुद का तजुर्बा है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि भाई वो टाइम होती नहीं, उठती नहीं है, और उठती हैं तो भाई वो जो पहले वेबसाइट्स थी उनसे भी जो है वो 400-500% जो है वो उन पे ट्रैफ़िक आता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझें चीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप बंदा जो है वो एक शॉप बना रहा होता है, तो पहले शॉप जो होती है वो सेट होती है, फिर कस्टमर आते हैं, फिर जाके वो सेल्स जो है वो स्टार्ट होती है, तो आपको उस पे एक शॉप पे भी तो टाइम देना ही होता है ना। तो ये चीज़ है। अब मोनेटाइज़ेशन जो है ना, उसके जो मॉडल्स हैं, जैसे हमने उसमें स्टार्ट स्टार्ट किया, जो मेरे ख़्याल में शायद पहला लेक्चर था, उसमें हमने ये थोड़ा-सा इसको समझा था कि जो मॉडल्स होते हैं उसके अंदर आपका सबसे पहले गूगल एडसेंस होता है, और एफ़िलिएट मार्केटिंग है, फिर स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, फिर उसमें ये भी होता है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी आप बेच सकते हैं, या आप कोई ऐसी कोई सर्विसेज दे रहे हैं, और जो है वो हाई टिकट क्लाइंट्स जो होते हैं, आप उनको कैप्चर करते हैं और फिर उनको अपनी सर्विसेज देते हैं। वो सर्विसेज गैस पोस्ट भी हो सकती हैं, लिंक सेलिंग जो होती है, और मतलब आप उनको एसईओ की सर्विस भी दे सकते हैं। तो ये 5 मेथड्स होते हैं, और हर मेथड जो है ना, वो उसका अपना एक अलग ही एक रोल है। तो सबसे ज़्यादा जो लोग जिस चीज़ को मतलब इनिशियली जो प्रेफ़र करते हैं, मतलब यही होता है ना कि भाई वेबसाइट बना ली, उसके बाद अगला मिशन ही यही होता है भाई गूगल एडसेंस अप्लाई करूँ और वो
उसका अप्रूवल मिल जाए आपको। तो जो अ, सबसे पहला मेथड है ना, वो गूगल एडसेंस ही है। अब एडसेंस जो है वो होता क्या है? इसका ना एक सीधा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप कोई कंटेंट पब्लिश करते हो और उस पे जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है उस पे, तो गूगल आपकी वेबसाइट जो होती है ना उसके ऊपर एड्स शो करता है और आप उस एड से अर्न करते हो। और एडसेंस अर्निंग जो होती है ना, वो दो चीज़ों से होती है। एक चीज़ होती है कि आपकी वेबसाइट पे ऐड लगा हुआ है, एक आर्टिकल ओपन हुआ, उस पे एक ऐड लगा हुआ है गूगल का, एडसेंस का, वो यूज़र ने देखा। और एक होता है कि उसको देख के फिर क्लिक किया। तो जो अर्निंग होती है ना, देखने इम्प्रेशन की और क्लिक्स, ऐड क्लिक और ऐड व्यू, यानी कि ऐड को देखा उसकी अलग होती है और उस ऐड को क्लिक किया उसकी अलग होती है। तो ये दो चीज़ें होती है। अब इसके अंदर जो है वो एडसेंस की ना टर्मिनोलॉजी होती है कि आपने सुनी होगी कि सीपीसी होता है, सीटीआर होता है और आरपीएम होता है। तो गूगल ने ये जो टर्मिनोलॉजी या ये जो मैट्रिक्स बनाया है ना, इसकी बेस पे आपकी जो अर्निंग होती है ना, उसको वो कैलकुलेट कर उसको वो कैलकुलेट करता है। उसके बाद आपको वो उसमें से एक जो है वो अमाउंट निकाल के दे देता है। अच्छा, इसके अंदर है कि गूगल बेसिकली जब आप एडसेंस अप्लाई करते हो ना, तो होता ये है कि एडसेंस आपने दो चीज़ें देखी होंगी। ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। एक होता है एडसेंस और एक होता है एडवर्ड। यानी कि एडसेंस को तो हम एडसेंस के नाम से ही जानते हैं, लेकिन एडवर्ड को वो फिर गूगल ने बाद में जाके जो है वो गूगल एड्स के नाम से रीनेम किया था, तो उसको गूगल ऐड कहते हैं। तो एक मिनट, चलें इसको ऐसे ही समझते हैं। तो गूगल एड्स और गूगल एडसेंस, ये दो चीज़ें जो है ना, इसको आप ऐसे समझें कि आप एक वेबसाइट के ओनर हैं और एक बंदा ना किसी प्रोडक्ट का ओनर है। अब आपकी वेबसाइट पे कंटेंट डालते हैं तो उससे आवाम आती है, ट्रैफिक आता है, लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पे। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पे 10,000 लोग पर डे आते हैं, सही है? तो आप उस पे कंटेंट डालते हैं, तो आप बेसिकली जो है एक पब्लिशर हैं कि आप पब्लिश करते हैं ना कंटेंट को, तो आप एक पब्लिशर हैं। और एक बंदा है, उसके पास एक प्रोडक्ट है, वो आता है आपके पास, वो बोलता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसका ऐड जो है वो तुम अपने कंटेंट के बीच में यहाँ पे और इस जगह पे और इस जगह पे, दो तीन जगह पे लगा दो। अब वो बंदा कौन है? वो एडवर्टाइजर है। अब होता क्या है कि ज़ाहिर सी बात, बंदा आपके पास डायरेक्ट आए तो आने से रहा, तो इसके बीच में ना गूगल एक मीडियम बन के बैठा हुआ है, सही है? गूगल क्या करता है कि गूगल ने दो प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, एक पब्लिशर्स के लिए जो कि एडसेंस है, एक गूगल एड्स बनाया हुआ है जो एडवर्टाइज़र के लिए। तो जब आपको अपनी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तो आप गूगल ऐड पे जाके साइन अप करते हैं और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं और कैंपेन बना लेते हैं। अब आपने जब वो प्रोडक्ट अपनी उसकी वीडियो या पिक्चर और उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी जो भी प्राइसिंग है और डिटेल जब वो आप उसको डालते हैं, तो होता है कि लेट्स सपोज़ वो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक माउस है, सही है? लेट्स सपोज़ वो एक माउस है, आपकी कंपनी माउस बनाती है, वो एक माउस है। तो आपने गूगल एड्स में जाके अकाउंट बनाया और अपनी आपकी प्रोडक्ट जो कि गूगल का जो कि एक माउस है, उसका आपने ऐड चलाया। अब वो होगा क्या कि एडवर्टाइज़र ने अपना ऐड हवाले कर दिया गूगल को। अब सेकंड साइट पे क्या हो रहा है? ये तो हो गया एडवर्टाइज़र की साइट पे जो गूगल एड्स पे जाके आपने अकाउंट बनाया। अब दूसरी साइड पे क्या होता है कि गूगल एडसेंस के ऊपर हम जैसे जो पब्लिशर होते हैं ना, जिनकी वेबसाइट्स होती हैं, वो अकाउंट बनाते हैं। अब लेट्स सपोज़ मेरी एक साइट है, वो माउस के ऊपर है या रेलिवेंट है
कीबोर्ड हो गया या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी चीज़ के ऊपर मेरी एक वेबसाइट है, तो मैं एडसेंस के पास गया, मैंने बोला भाई मुझे ऐड चलाने हैं। तो मैं जो ना गूगल के एडसेंस पे जाता हूँ और साइन अप करता हूँ। अब मैं साइन अप हो गया, मेरा लेट्स सपोज एडसेंस अप्रूव भी हो गया। अब पब्लिशर ने वहाँ माउस का ऐड गूगल को दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने गूगल से एडसेंस पे एज अ पब्लिशर एक अकाउंट बना लिया ऐड चलाने के लिए। तो होता क्या है कि पब्लिशर का वो ऐड गूगल आपकी वेबसाइट पे चलाता है। अब जब वो ऐड चलाता है तो गूगल को एडवर्टाइज़र जो होता है वो ऐड चलाने के पैसे देता है, सही है। और आपकी वेबसाइट पे जब उसका ऐड शो हुआ, किसी बंदे ने क्लिक किया या देखा, तो उस पब्लिशर उस एडवर्टाइज़र ने जो लेट्स सपोज उस एडवर्टाइज़र ने गूगल को 10 रुपये दिए एक क्लिक के, तो क्या होगा कि आप उस बंदे का ऐड एडसेंस के ज़रिए आपकी वेबसाइट पे जब चला और किसी ने देखा या क्लिक किया, तो गूगल उसके उस 10 रुपये में से जो है आपको 6 रुपये दे देगा, और वो 4 रुपये गूगल अपने पास रख लेगा। तो ये जो एक ऐड का सिस्टम है ना, बेसिकली वो ऐसे चलता है, गूगल की जेब से कुछ नहीं जाता। गूगल 40% आपसे बस लेता है। यहाँ अपनी गूगल एड्स से जो है वो एडवर्टाइज़र लेता है, गूगल एडसेंस से जो है पब्लिशर्स को दे देता है। तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म चलता है जिसकी बेस पे अर्निंग होती है। अब उसके अंदर गूगल क्या करता है कि उन गूगल का ना एक इसके अंदर पूरा एक मैकेनिज़्म है कि आपको ये चीज़ क्यों समझनी है। गूगल एड्स में क्या होती है उसको छोड़ दें, क्योंकि हम तो पब्लिशर हैं। तो हम एडसेंस की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो गूगल का सारा सिस्टम है ना, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होती है सीपीसी, एक होता है सीटीआर, और तीसरा होता है आरपीएम। अब सीपीसी जो है बेसिकली वो क्या होता है? सीपीसी की जो लॉन्ग फॉर्म है, या उसको हम कहते हैं, वो होता है कॉस्ट पर क्लिक। यानी कि एक क्लिक करने की गूगल को कॉस्ट क्या पड़ रही है। जैसे एक पब्लिशर उसको एक क्लिक के 10 रुपये दे रहा है, तो गूगल को जो कॉस्ट जो गूगल कॉस्ट ले रहा है वो क्या ले रहा है? 10 रुपये ले रहा है। तो ये इस एक ऐड का सीपीसी ऐसे निकालता है गूगल। लेकिन जब गूगल पब्लिशर को देता है ना सीपीसी, तो गूगल देगा उसको वो सीपीसी 6 रुपये का। उसने एडवर्टाइज़र से तो लिया 10 रुपये, लेकिन आपको दिए 6 रुपये एक क्लिक के, तो वो उसका एक सीपीसी गूगल ऐसे तय करता है। अब ये जो सीपीसी होता है ना, ये एक एस्टिमेटेड ही होता है। ये जो कंपनी है ना गूगल, ये किस बताती नहीं आपको, ये एक एस्टिमेट दे देती है कि फला, आपने देखा ना वो हर कीवर्ड का एक जो है वो सीपीसी होता है। आपने एचआरएफ में भी देखा होगा कि जैसे अगर हम देखें, हर एक कीवर्ड का एक सीपीसी होता है। तो वो सीपीसी बेसिकली यही होता है कि उस एक स्पेसिफिक कीवर्ड की जो वो है कॉस्ट है वो क्या है। वो आपको एचएफ में भी नज़र आती होगी। लेट्स सपोज हम ऐसे ही कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ये सीपीसी है। अब जैसे ये एक कीवर्ड है, होम डिपो। इसकी इसका जो सीपीसी है वो 0.2 सेंट्स है। तो ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि अगर आप होम डिपो पे एक आर्टिकल बनाते हैं, वो रैंक हो जाता है और उस आर्टिकल में एडसेंस लगा हुआ है, तो अगर उस एडसेंस पे ऐड जो लगा है उस ऐड पे किसी ने क्लिक किया, तो आपको एक एस्टिमेटेड एक क्लिक के 2 सेंट मिलेंगे। तो ये एक जो है ना हर कीवर्ड की एक कॉस्टिंग होती है। और ये जो कीवर्ड की गेम है ना, ये जैसे हम एज अ पब्लिशर कीवर्ड को, जैसे ये होम डिपो का कीवर्ड है, इस पे हमने एक आर्टिकल बनाया, तो उसी तरह से जो एडवर्टाइज़र होता है ना, वो भी जब कोई ऐड लगाते हैं ना, तो वो भी इसी तरह से कीवर्ड रिसर्च ही करके बेसिकली ऐड लगाता है। तो ये पूरा एक मैकेनिज़्म है कि पब्लिशर्स के लिए जो कीवर्ड है और जो एडवर्टाइज़र के लिए कीवर्ड है वो हैं सेम, लेकिन दोनों के पास उसकी जो सीपीसी होती है ना वो अलग-अलग होती है। तो वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, ये सीपीसी है। अब लेट्स सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल है कि आपके ब्लॉग के ऊपर आपका जो सीपीसी है वो एस्टिमेटेड, मतलब ओवरऑल जो एडसेंस है उसका सीपीसी आपको मिल रहा है 10 सेंट्स।
सही है। या इसको इजी करने के लिए हम बोलते हैं आप आपको आपकी वेबसाइट का जो सीपीसी है, ये जो आपने जितने भी कीवर्ड जो हैं ये जो हैं इनको टारगेट किया और मिला जुला के इनका एक सीपीसी आपका निकल रहा है आपकी वेबसाइट का $1। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई ऐड लगाएंगे तो आपको कम से कम $1 एक ऐड के क्लिक करने पे मिलेंगे। अब ये जो सीपीसी होता है ना, ये हर कंट्री का डिफरेंट होता है। अब लेट सपोज जैसे कि टियर 1 कंट्रीज़ हैं, जो बड़े कंट्रीज़ हैं ना, वेल ऑर्गेनाइज कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, आपका जो है वो अ, अपना जापान हो गया या जर्मनी हो गया। तो इन इन कंट्रीज़ के जो सीपीसी होता है ना, इनके ऊपर जो ऐड चलते हैं, इन कंट्रीज़ की वेबसाइट्स पे या इनके पब्लिशर्स के या इनके एडवर्टाइज़र जो अपनी एडवर्ट चलाते हैं या जो ऐड दिखाते हैं, तो उनका जो सीपीसी होता है ना, वो ज़्यादा होता है। वो डॉलर्स 4, 5, $7 तक भी जाता है। वो डिपेंड फिर करता है कि वो प्रोडक्ट कितनी हाई क्वालिटी है या कितनी जो है वो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो एक सीपीसी का डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि इसमें कंट्री से भी फ़र्क पड़ता है। यानी टियर 1 कंट्री है तो उसका सीपीसी अच्छा होगा, टियर 2 है तो उसका सीपीसी मीडियम। लेट्स सपोज टियर 1 कंट्री है तो उसका एक मिनिमम सीपीसी अगर $1 है, तो टियर 2 कंट्री का जो है वो 70 सेंट्स या 60 सेंट्स होगा। तो उसी तरह अगर टियर 3 कंट्री है, लेट्स सपोज पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, यहाँ का सीपीसी जो है वो नहायत ही लो होगा। वो मतलब 30 सेंट से भी नीचे होगा, 10 सेंट से भी बल्कि नीचे ही होगा। तो इसीलिए जो है ना, हम जो पब्लिशर्स होते हैं, हम जो एसईओज होते हैं, वो ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि हम यूएस बेस्ड कोई साइट बनाएं। तो जब हम यूएस बेस्ड साइट बनाएंगे तो यकीनन हम जो है वो यूएस के कीवर्ड को ही टारगेट कर रहे होंगे। जब हम यूएस के कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो ट्रैफिक भी यूएस से ही आएगा। और जब यूएस से ट्रैफिक आएगा तो जो एडवर्टाइज़र होगा उस वो भी यूएसए के ही ऐड हमारी वेबसाइट पे नज़र आएंगे। तो इसलिए इसलिए जो है लोग वो कंट्री को देख के वो करते हैं। सेकंड जो सीपीसी का डिफरेंस आता है ना, वो नीश पे भी आता है। जो आपकी नीश होती है, वो जो टॉपिक होता है ना, उस पे भी। अब लेट्स सपोज आपने कंट्री तो सिलेक्ट कर ली यूएसए, लेकिन आपने कोई ऐसी नीश निकाल के सिलेक्ट कर ली जिसका सीपीसी ही एकदम मतलब 10 सेंट्स या उससे भी नीचे है। तो क्या होगा कि भले आपकी वेबसाइट यूएस की है, उस पे हज़ारों 50,000 ट्रैफिक पर मंथ भी आ रहा है, तो आपको वो ऐड इतना पैसा निकाल के नहीं देगा। और तीसरी चीज़ जो होती है सीपीसी की, वो ऐड की क्वालिटी भी होती है। अब लेट्स सपोज आपकी निश भी अच्छी है, कंट्री भी आपकी यूएस है, लेकिन आपको ऐड की क्वालिटी यानी आपको ऐड ही नहीं अच्छा मिल रहा, सही है, आपको गूगल ऐड अच्छा दे ही नहीं रहा है, तो आपको आपको सीपीसी लो मिलेगा। अब ऐड क्यों नहीं गूगल अच्छा दे रहा? क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है ना, वो आपके कंटेंट को देख रहा है, उसके हवाले को देखता है, उसकी उसको समराइज़ करके फिर एक अपने एआई सिस्टम के ज़रिए आपकी वेबसाइट पे वो ऐड दिखाता है। तो आपने अपनी नीश में रहते हुए एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाया तो इससे भी सीपीसी ऊपर जाता है। तो ये होते हैं इसके वो। अब अगर हम एग्जाम्पल निशेस देख लें कि कौन सी अच्छी हैं, तो उसके अंदर ज़्यादातर आप जैसे कि जनरल इंटरटेनमेंट की जो साइट्स होती हैं, उनमें सीपीसी लो मिलता है, लेकिन रैंकिंग इजी होती है। अब हाई सीपीसी आपको किस में मिलता है? इंश्योरेंस की वेबसाइट हो गई या फाइनेंस की वेबसाइट हो गई या हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट हो गई, उसमें आपको सीपीसी अच्छा मिलेगा हाई, मतलब 2-2 3-3 डॉलर पर क्लिक पे भी आप ये भी, बल्कि मैं कभी बता रहा हूँ, $50 तक भी जाता है। अगर इंश्योरेंस या फाइनेंस की वेबसाइट है ना, उस पे आपकी वेबसाइट पे महीने का 500 भी ट्रैफिक है और एडसेंस लगा हुआ है और 50 बंदों ने भी क्लिक किया, तो वो वेबसाइट जो होगी ना, 50 क्लिक पे भी आपको 1000-1500 डॉलर निकाल देगी। लेकिन वही बात है कि वो जो निशेज होती हैं वो YMYL के अंदर आती हैं, तो हम उस तरफ जाते नहीं हैं। तो यही यही वजह होती है कि हम जब जर्नल और इंटरटेनमेंट या जर्नल ब्लॉग्स या इस टाइप की वेबसाइट पर जाते हैं, तो हमारा जो मोनेटाइजेशन मेथड होता है वो एडसेंस को हम इसीलिए वैल्यू नहीं देते, क्योंकि हमने पैसा कमाना होता है लिंक सेलिंग या स्पॉन्सर्ड पोस्ट से। तो ये वजह होती है कि हम एडसेंस को इतना प्रेफर नहीं करते जब हम बनाते हैं। उसके बाद दूसरी जो टर्म है सीटीआर की, जिसे हम, जो आप लोगों ने गूगल सर्च काउंसिल में पढ़ी होगी, सीटीआर का बेसिकली मतलब होता है क्लिक थ्रो रेट। अब सीटीआर है क्या? लेट सपोज कि 100 लोगों ने आपका पेज देखा, आपका एक आर्टिकल है, लेट सपोज
100 लोगों ने गूगल से आए और उन्होंने देखा। अब कितने लोगों ने जब वो पेज देखा तो उन्होंने ऐड भी देखा। अब ये हुआ ना कि भाई एक बंदा आया, वो इस पेज पे आया, लेट्स सपोज ये आपका कंटेंट है, वो आया अब वो आते ही उसने पेज लोड किया, नीचे चला गया। अब जो आपने यहाँ पे ऐड लगाया होगा वो तो उसको दिखा ही नहीं, है ना। अब वो जल्दी जल्दी और नीचे आया, अब जो बीच में ऐड लगा होगा वो भी नहीं देखा। अब वो जब कंक्लूजन वाले हिस्से में आया तो यहाँ पे भी एक ऐड लगा, उसने कंक्लूजन बैठ के पढ़ा। जब उसने कंक्लूजन बैठ के पढ़ा तो उसने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया ना, 10 सेकेंड 12 सेकेंड का जो भी है, तो वो ऐड इम्प्रेशन उसका काउंट हो गया कि वो उसने देखा, वो ये कंसीडर हो जाएगा गूगल की नज़र में कि भाई बंदे ने ये वाला ऐड देखा। तो लेट सपोज जब आपके उस पेज पे 100 लोग आए तो गूगल ये देखता है कि कितने लोगों ने बेसिकली ऐड को देखा। तो वो गूगल का जो फार्मूला है ना CTR का, वो बेसिकली ये कि वो ऐसे नहीं कि सिर्फ उसने देखा तो वो आपको दे देगा। तो गूगल का जो फार्मूला वो ये होता है कि एक 100 बंदे आए, 10 बंदों में से 100 बंदों में से 50 बंदों ने देखा और 10 बंदों ने क्लिक भी किया उन ऐड पे। तो गूगल क्या करता है कि वो जो 10 बंदों ने क्लिक किया यानी 10 को, और जो 50 बंदों ने देखा 50 को, वो डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने के बाद वो 100 से मल्टीप्लाई कर लेता है। तो वो एक फिर जो ना वो निकालता है, उसका CTR का जो रेट होता है ना वो निकालता है। अब एक जैसे कि एग्जाम्पल है कि 1000 इंप्रेशन है और क्लिक 10 है। अब 1000 इंप्रेशन और क्लिक 10, तो 10 डिवाइड हो गया 1000 से, और जब उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो CTR आपका कोई ऑलमोस्ट 1% का CTR आपका बन जाएगा। तो CTR का जो सिंपल मतलब है वो ये कि आपकी जो ऐड है वो उसकी जो मतलब उसको कितने लोगों ने देखा, और कितने लोगों ने उसको देखने के बाद उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, और जो उसके बाद आपको एक परसेंटेज गूगल अपने फार्मूले से निकाल के देता है, वो उस ऐड का CTR होता है। इसीलिए कहते हैं कि ऐड की जो प्लेसमेंट होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ऐड का जो जैसे कि कोई ऐड है वो दिखने में उसकी जो ग्राफिक्स हैं वो अट्रैक्टिव हैं भी या नहीं। और प्लस ये कि इसके अंदर यूज़र का इंटेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो ऐड लेट सपोज ऐड जो है वो आपका जो कंटेंट है वो फूड के बारे में है। अब फूड में भी स्पेसिफिकली जो कीवर्ड टारगेट हुआ वो बिरयानी रेसिपी का हुआ, और बंदा उस पे आया। अब बंदे का जो इंटेंट है वो तो बिरयानी की रेसिपी देखने का है, लेकिन उसको ऐड नज़र आ रहा है चॉकलेट्स का, है तो फूड से रिलेटेड ही लेकिन चॉकलेट का, तो उसका इतना उसमें वो रुझान नहीं होगा कि मैं इसको देखूँ या क्लिक करूँ। तो ये चीज़ भी इसमें काउंट होती है। अब तीसरी जो चीज़ है ना वो जो RPM होता है, ये CPC और CTR लोग फिर भी समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो भाई होता ही है कि CPC भी अच्छा है यार, ये भी मसला नहीं है, CTR भी अच्छा आ रहा है, 1 2 3 5% तक भी जा रहा है। CPC भी जो है वो 20 30 सेंट्स है, लेकिन फिर भी अर्निंग उस लेवल पे नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो इसके अंदर बेसिकली ना RPM जो होता है उसको समझना पड़ता है। RPM जो होता है ना वो रेवेन्यू पर इम्प्रेशन होता है, और उसमें भी जो इम्प्रेशन होते हैं ना वो स्पेसिफिकली 1000 इम्प्रेशन को बोला जाता है। तो RPM बेसिकली होता है रेवेन्यू पर 1000 इम्प्रेशन, इसे बोलते हैं RPM। अब लेट सपोज आपके 1000 पेज व्यूज़ हैं, ये मैं गूगल सर्च कंसोल के नहीं एडसेंस के बोल रहा हूँ। लेट सपोज आपको 1000 पेज व्यूज़ जो हैं वो एडसेंस में मिल रहे हैं। मैं एक मिनट देखता हूँ, शायद एडसेंस भी हो मेरे पास। अब अब ये देखें आप, ये पेज व्यूज़ हैं, सही है, ये इम्प्रेशन है, ये क्लिक्स हैं, और ये CPC, और ये CTR। अब CTR, CPC, क्लिक्स और इम्प्रेशन, ये तो हमने समझ लिया होता क्या है, सही है। अब लेट सपोज ओवरऑल मेरी साइट पे 11,000 इम्प्रेशन आ रहे हैं, यानी कि 11,000 लोग 7 दिन में
देख रहे हैं ऐड को, 7 डेज में 11,000 लोगों ने बाकायदा बाकायदा वो ऐड देखा जो मेरे कंटेंट में लगा हुआ। और उनमें 88 लोग थे जिन्होंने क्लिक किया। तो मुझे जो सीपीसी मिल रहा वो 18 सेंट्स का मिल रहा, यानी कि एक क्लिक के 18 सेंट मुझे मिल रहे हैं। तो ये इम्प्रेशन और ये क्लिक को, जो मैंने फार्मूला बताया डिवाइड करके और वो जो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, उसके बाद अगर आप उसका सीटीआर निकालें तो कुछ जो है वो 1.27 ही निकलेगा। अब असल जो बात है वो आरपीएम की है। अगर आपने इसको बढ़ा लिया ना, ये आपका सीपीसी भले 10 है, आपका सीटीआर भले 1-2 है, लेकिन अगर आपका आरपीएम 10 होगा ना या 20 होगा, तो यही जो 88 क्लिक से 7 डेज में $16 बने हुए हैं ना, यही $160 भी हो सकते हैं। तो आरपीएम में होता क्या है कि आपको लेट सपोज 1,000 पेज व्यूज आए, सही है, यानी एडसेंस के अंदर जो पेज व्यूज दिखा रहा है, ये देख रहे हैं। अब ये 1,000 पेज व्यूज आए लेट सपोज, तो आरपीएम जो है ना, ये बेसिकली आपको ना इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस पेज व्यूज के ऊपर, कि फाइनल आपकी अर्निंग कितनी होगी। तो लेट सपोज अगर आपका आरपीएम, जैसे यहाँ पे ये 2.3 सेंट्स है ना, लेट सपोज अगर आपका आरपीएम 5 होता है, $5, सही है, अगर $5 होता है और आपका 1,000 व्यू आता है, 1,000 पेज व्यूज होते हैं, सही है, तो आपका जो आरपीएम, आपकी जो अर्निंग होगी ना, वो $5 होगी। तो आरपीएम कंप्लीटली तौर पे जो डिपेंड करता है ना, वो सीपीसी, सीटीआर, आपकी कंट्री का ट्रैफिक, आपकी नीश, और दो चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कंटेंट का जो टाइप है ना। अगर वो अच्छा नहीं है, आपका कंटेंट का टाइप अगर अच्छा होगा, टाइप जो हमने समझा कि कंटेंट किस तरह का जो होता है वो, जैसे कि अब कंटेंट है भाई, वो उसका इंटेंट ही मिसमैच है, या वो कंटेंट में ही दम नहीं है, वो यूजफुलनेस नहीं है, हेल्प नहीं होगी कंटेंट से। तो कंटेंट का जब टाइप अच्छा होगा, तो आपको आपका ये जो आरपीएम है ना, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये 10 तक भी चला जाता है अगर आपका कंटेंट अच्छा हो। अब भले आपकी जो कीवर्ड है उसका सीपीसी लो हो, या आपको पेज व्यूज भी कम आ रहे हो। और जो पांचवी चीज़ है वो सीजनैलिटी होती है। वो दिसंबर में जो एड्स होते हैं ना, वो आपके जो एडसेंस होता है उस पर अर्निंग थोड़ी कम होती है, क्योंकि दिसंबर में लोग ना ऐड के ऊपर थोड़ा एक्सपेंस कम करते हैं, हॉलीडेज भी आ जाती हैं, क्रिसमस की और दूसरी चीज़ों की, तो इसलिए जो लोग उस पर ज़रा कम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा नहीं लगाते। तो ये सीजनलिटी का भी एक फैक्टर आता है, खासतौर पे नवंबर में आना स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर और जनवरी तक जाता है। दिसंबर में बहुत पीक पे होता है, आपकी अर्निंग बहुत लो हो जाती है। तो होता है अक्सर कि आपकी मैट्रिक्स डाउन हो गए तो लोग परेशान होते हैं, ये क्या हो गया। तो आरपीएम, अब आप सिर्फ इसमें नहीं लगे हो कि भाई सीपीसी किसी तरह बढ़ा लूँ या एक्स वाई जेड, ये आरपीएम भी। अच्छा, आरपीएम जो होता है ना, आपकी जो एड प्लेसमेंट होती है ना, वो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। लेट सपोज मैं आपको बताऊं कि, चलें इसी पेज को एक एज एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज ये आपका एक कंटेंट है, ये आपका एक कंटेंट है। अब यहाँ पे भी ये ब्लू समझ लें, ये भी ऐड लगा हुआ, ये ब्लू वाला जो बॉक्स है ये भी समझ लें एक ऐड लगा हुआ, ये भी एक ऐड लगा हुआ, और इसके नीचे यहाँ पे भी एक ऐड लगा हुआ, और कंटेंट यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपका जो आरपीएम है ना वो लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटेंट के इससे ज़्यादा तो आपका ऐड नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड, सब जगह ऐड। यूज़र आएगा, बाउंस करके चला जाएगा, बोलेगा यार ये तो कोई ऐड ही चल रहे हैं, इस पे तो कंटेंट है ही नहीं। आपका कंटेंट जितना कम होगा ना, आपका कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, और आपकी उस पेज पे ऐड जितने कम होंगे, यानी कि
लेट्स सपोज ये आपका एक कंटेंट है 2000 पेज वर्ड्स का। तो आपका एक ऐड यहाँ टॉप पे आया हुआ, और एक ऐड आपका यहाँ नीचे, बीच में आपके यहाँ कहीं पे कोई ऐड नहीं है, यूज़र तंग ही नहीं हो रहा है। तो यूज़र आपका कंटेंट देखेगा, उसने टाइम स्पेंड किया, वो डिटेक्ट किया, गूगल ने कहा हाँ भाई इस बंदे ने टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद जाके जब उसने क्लिक किया, वो क्लिक जो होगा ना, वो आपके आरपीएम को बढ़ा देगा। तो आरपीएम के अंदर ऐड की प्लेसमेंट भी, जितने एड्स कम होंगे उतना अच्छा आपका जो है वो आरपीएम जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये तीन चीज़ें गूगल में होती हैं एडसेंस के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। सीटीआर, सीपीसी को कैसे लेके जाना है वो तो आपको पता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नीश पे, आपकी कंट्री, नीश की कंट्री के ऊपर और आपके कंटेंट के ऊपर। और आरपीएम जो होता है वो इनसाइड गूगल के अंदर एडसेंस में रहते हुए आपने कैसे ऐड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसके ऊपर रहता है। तो उसके अंदर उसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ऐड का जो प्लेसमेंट है ना, वो कम से कम और अच्छा और ऑप्टिमाइज जगह पे होना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई यहाँ पे ऐड इस यहाँ पे जो मतलब कि मैंने जो अपने तजुर्बे से देखा है ना, वो ये देखा है कि भाई एक टॉप पे ऐड और एक एंड में ऐड, या तो एक टॉप पे आपने ऐड नहीं दिया तो एक इंट्रोडक्शन के बाद एक ऐड आ गया और एक एंड में ऐड आ गया, तो इनफ होता है। उससे जो है ना आपका वो अच्छा वो बढ़ता है। अब यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई। अच्छा, एडसेंस, अगली चीज़ ये कि एडसेंस किस टाइप का जो ब्लॉग्स होते हैं उसके लिए बेस्ट है। तो ये एडसेंस जो है ना सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है, मतलब किस टाइप की जो साइट्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स हो गए, हाउ टू ब्लॉग्स, या टूल्स हो गए, कैलकुलेटर्स वाली जो साइट्स होती हैं, या जो लॉन्ग कंटेंट होते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशनली कह लें आप उनको, उनके लिए बेस्ट होते हैं। तो जाहिर सी तो जब एक ऐसी पोस्ट जिसमें व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो एडसेंस की अर्निंग भी इसमें अच्छी होती है। तो अब लेट्स सपोज आपकी एक सर्विस साइट है या ई कॉमर्स की साइट है, उस पर एडसेंस लगाने की कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक तो यूज़र का इंटेंट कुछ और होता है, दूसरी बात ये कि ई कॉमर्स या सर्विस साइट जो होती है उसके ऊपर इतने विजिटर्स नहीं होते, वो मतलब कुछ थाउजेंड्स में ही होते हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर जो कीवर्ड्स टारगेट किए जाते हैं वो जो है वो अपना इतने ज़्यादा सर्च वॉल्यूम के नहीं होते। तो इन शॉर्ट ये कि ई कॉमर्स और सर्विस बेस्ड साइट जो होती हैं उनके ऊपर कम आते हैं यूज़र, मेन जो यूज़र्स आते हैं वो इंफॉर्मेशनल या कैलकुलेटर टूल साइट्स हो गई, उन पे आते हैं जिनके बड़े बड़े सर्च वॉल्यूम्स होते हैं। तो क्योंकि एडसेंस से अर्निंग होती ही व्यूज़ और ट्रैफिक की बुनियाद पे है, तो जब वही नहीं होगा तो आप एडसेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सबसे बड़ा मसला आता है यहाँ पे, जो ये एडसेंस की लोगों को ना अप्रूवल ही नहीं मिलती। सही है, वो भाई कंटेंट भी बना लिया, अच्छी वेबसाइट है, यूआई यूएक्स भी अच्छा है, उसका कंटेंट के जो कंटेंट की बेस पे मतलब वो होता है ना यार, आप परेशान हो गए कि भाई साइट तो रैंक हो रही है, तो वही तो गूगल है जिसने आपकी साइट को अच्छा माना है, तो वो टॉप पे लेके आया है, और उसने आपकी वेबसाइट को रैंकिंग दी है। तो लेकिन जब एडसेंस लगा, एडसेंस अप्लाई करते हैं, वो बोलता है लो क्वालिटी कंटेंट, डिसअप्रूव हो जाता है, फिर लगाते हैं वापस वही हो जाता है। तो एडसेंस के जब लोग वेबसाइट में कंटेंट भी अच्छा लगाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, तो असल में होता पता है क्या है कि, एक मिनट, असल में होता ये है कि उसके ना कुछ ऐसे एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें से ये रिक्वायरमेंट कि आपके जो वेबसाइट है उस पर कम से कम 20 25 30 जो है वो क्वालिटी पोस्ट जो है वो डली हुई होनी चाहिए, कंटेंट जो है वो कॉपीड नहीं हो, कहीं से कॉपी पेस्ट ना
किया हो, कैटेगरी का स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए और डिज़ाइन क्लीन होना चाहिए। ये तो वो 4 पॉइंट हैं जो आप लोगों को बताए जाते हैं और बोला जाता है कि भाई इसी की बेस पे आपका एडसेंस जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट की बुनियाद पे अगर आपका एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाती है तो ये आपकी एक समझ लो कि एक लक भी है। लेकिन जो इसमें मेन पॉइंट है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ का एक एल्गोरिदम है ना, एल्गोज आते हैं आपकी साइड पे, उनको ट्रेन किया गया होता है। लेट्स सपोज एक एल्गोरिदम है, उसको ट्रेन किया है, रैंक ब्रेन है जैसे, वो आपकी वेबसाइट पे आता है, उसको ही बताया ही यही गया कि भाई तूने जब जाना है ना इस बंदे की साइड पे, तो तूने जिन चीज़ों को डिटरमाइन करना है, जिन चीज़ों को समझना है, जिन चीज़ों को तूने ऑब्जर्व करना है, वो इसका कंटेंट, इसकी साइट की स्पीड, एसएसएल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, मतलब इन शॉर्ट ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ को वो देखता है जाके, वेबसाइट की चीज़ों को समझता है और कंटेंट को देखता है। तो जब वो ये देखता है तो अपना एक जो है वो समरी लिख के भेज देता है, भाई इस वेबसाइट का जो वो है ना सिस्टम अच्छा है, तो आप इसको रैंकिंग दे दें, तो ऑटोमेटिकली वो फिर आपकी साइड पे रैंकिंग आने लगती है। तो अब उसी तरह ना एडसेंस का भी एक बॉट होता है, वो आपने देखा होगा, एड बॉट आया, जब आप एनालिटिक्स में देखते होगे एड बॉट्स आते हैं, तो गूगल का भी ना एक एड बॉट है, वो एक उसका एक एल्गोरिदम है, उसको सिखाया गया है, वो ट्रेन हुआ हुआ है, वो आपकी वेबसाइट पे आता है, वो आपकी वेबसाइट पे कैटेगरी का स्ट्रक्चर देखता है, पोस्ट आर्टिकल्स को देखता है, वो आपकी वेबसाइट पे ये देखता है कि कॉपी तो नहीं हुआ हुआ कंटेंट, डुप्लीकेशन तो नहीं है, प्लेजरिज्म तो नहीं है, डिज़ाइन अच्छा है, ये चीज़ें तो देखता है। लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखता है ना आपकी वेबसाइट पे आके, वो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो ये होता है कि एक डिटेल्ड अबाउट अस पेज होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, कि उस वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ होगा, ये किस चीज़ की है, क्यों है, कब बनी है, मकसद क्या है, कौन इसके पीछे है। सही है। दूसरी चीज़, एक कंटेंट पेज होना, कॉन्टेक्ट का एक पेज होना चाहिए। उस कॉन्टेक्ट पेज के अंदर ये नहीं कि आपने एक कॉन्टेक्ट पेज बनाया और लिख दिया कि इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट अस प्लीज़ यूज़ दिस फॉर्म, एंड बस वो छोटा सा लिख के और एक वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चिपका दिया। नहीं, आपका एक डिटेल्ड कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि आप किन किन क्यूरीज का जवाब देते हैं, क्या क्या सवाल आप पूछ सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म है वो भी डिटेल में होना चाहिए। उसके अंदर जो फील्ड्स हो ना, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर उसके नीचे क्वेश्चन टाइप, कि भाई किस बारे में आपकी इंक्वायरी है, क्या स्पॉन्सर पोस्ट के लिए है, या कोई बग फिक्स के बारे में आप बताना चाह रहे हो, वो उसमें सिलेक्शन होनी चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। और उसी तरह फिर सब्जेक्ट का फ़ोन नंबर का आप बना दें, ईमेल का ऑप्शन होना चाहिए, और एक जो होता है उसका मैसेज बॉक्स वो होना चाहिए। फिर थोड़ा ये भी लिखा हुआ होना चाहिए कि हम जो है वो कितने टाइम के बाद जो है रिप्लाई करते हैं। और आपने ये चीज़ बड़ी बोल्ड में और ब्लैक बोल्ड करके ना वहाँ पे मेंशन करनी चाहिए कि हम जो है वो स्पैम नहीं करते ईमेल। अगर आप जो यहाँ पे डेटा दोगे, अपना नाम, अपनी ईमेल, तो हम उसे स्पैम नहीं करेंगे। हमारा वो जो है वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़। और तीसरा जो पेज आपका होना चाहिए वो प्राइवेसी पॉलिसी का, वो एक अपडेटेड डिटेल्ड प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑटो जनरेट आपने करवाई भी है अगर एआई से, या वर्डप्रेस के अंदर जो ऑटो जनरेट हो जाती है उससे करवाई भी है, तो आप उसको एक नज़र देख लें कि कहीं उसने कोई फिलअप तो नहीं किया हुआ, उसको पढ़ लें। या आप चैट जीपीटी को वो कॉपी वो दे दें और उसको बोलें मेरी वेबसाइट है, इसके हिसाब से देखो कि ये प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई ऐसी इलॉजिकल या इररिलेवेंट बात तो नहीं है। तो ये 3 पेजेस लाज़मी चेक करता है गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट पे आके। इनमें से स्पेशली अगर अबाउट अस का पेज नहीं है, रिजेक्शन मिलेगी आपको। कॉन्टैक्ट अस का पेज बना हुआ है लेकिन छोटा-सा बना हुआ है, रिजेक्शन मिलेगी। प्राइवेसी पेज नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी का, रिजेक्शन मिलेगी। तो ये 3 पेजेस इंपॉर्टेंट हैं, उन 4-5 पॉइंट्स के अलावा जो आपको बताए जाते हैं, ये उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रायोरिटी वाइज़ देखो तो मैं आपको बता देता हूँ। अबाउट अस का पेज सबसे बड़ा फैक्टर, उसके बाद कॉन्टैक्ट का पेज, फिर प्राइवेसी का पेज, फिर चौथे नंबर पे कैटेगरी का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, 5वें नंबर पे पो 20 से 30 क्वालिटी पोस्ट कम से कम होनी चाहिए, छठे नंबर पे कॉपी कंटेंट ना हो, प्लेजरिज्म ना हो, और सबसे एंड में आता है कि डिज़ाइन अच्छा हो। तो आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी साइट है डिज़ाइन थका हुआ है, कंटेंट थोड़ा अच्छा है,
कैटेगरी का स्ट्रक्चर भी कोई ऐसा सच कोई लॉजिकल तो है, लेकिन कोई इतना डिटेल या खास नहीं बना हुआ। कंटेंट कॉपी नहीं है, फिर भी उसका एडसेंस अप्रूव हुआ हुआ है। वो हुआ हुआ इसी वजह से होता है कि उसने एक बड़ा डिटेल्ड में अबाउट अस पे का पेज और अपने आप को बयान किया होता है कि मैं हम ये किस चीज़ की वेबसाइट है, ये क्यों है, किस वजह से है, ये कब बनी है। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप एडसेंस की अप्रूवल के लिए जाओ तो आपने ये 3 पेजेस लाजमी बनाने हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट पेज और प्राइवेसी पेज। सही है। तो इस चीज़ को आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आज आज के लेसन की, कि आपने ये 3 पेज लाजमी बनाने हैं। अगर ये 3 पेज आप नहीं बनाओगे तो आपको रिजेक्शन मिलती जाएगी। वो अब आपकी लक है कि होता है कभी कि इन 3 पेज के बिना भी मिल जाती है, तो वो एक तुक्का होता है वो। अब एडसेंस के अंदर लोगों की जो सबसे बड़ी गलतियाँ हैं ना, एक तो वो यही है जो मैंने अभी आपको बताई, 3 पेजेस ये मिसिंग है आपकी वेबसाइट से। ऐड जो होता है ना उसको आपने, ये ऐसा नहीं कि वेबसाइट आज लाइव की है, 1-2 क्लिक आए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं भाई 1-2 क्लिक आ गए एडसेंस अप्लाई कर दो। नहीं, आप ऐड कभी भी जल्दी अप्लाई ना करें, वेबसाइट पे ट्रैफिक आने दें। ये अब ये वो चीज़ है कि जो कहीं पे इसका ना कोई लिटरेचर या ऐसा कुछ गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है ना मेरी, उसकी बुनियाद पे मैं आपको मैंने ये चीज़ देखी है कि जब आप अपनी वेबसाइट पे ऐड नहीं लगाते हो ना, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, 30-40 हज़ार पर मंथ ट्रैफिक है यूएस का, आप ऐड लगाते ही नहीं हो। और होता क्या है कि गूगल देखता है आपकी वेबसाइट को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद। उसके बाद जब आप ऐड लगाते हो ना, गूगल आपको ना परमानेंट एक अच्छा आरपीएम देता है। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, आरपीएम और सीपीसी बहुत अच्छा देता है गूगल। क्योंकि गूगल ये चीज़ इस चीज़ को ऐसे लेता है कि शायद आपको ऐड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गूगल को ना आपकी वेबसाइट की ऑडियंस की ज़रूरत है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपने ये नहीं गलती करनी। एक पेज पे बहुत सारे आपने एड्स जो हैं वो नहीं लगाने। और उसी तरह कॉपीराइट इमेजेस जो होती हैं वो नहीं लगानी। अगर आपने कोई कॉपीराइट इमेज लगा भी दी है तो आपने उसका सोर्स लाज़मी देना है। और इन केस अगर आपके पास डीएमसीए आ जाता है ना, इस उस बंदे का भाई तुमने मेरी बनाई हुई जो फ़ोटो है वो क्यों लगाई, तो आप उसको फ़ौरन हटा दें। कोशिश ये करें कि कॉपीराइट इमेजेस आप ना लगाएँ, खुद ही बना लें, अब तो आसान है कैनवा से। और और उसके बाद चौथी चीज़ ये है कि कंटेंट आपका थिन नहीं होना चाहिए। हमने उस चीज़ को पढ़ा है कि कंटेंट कैसे बनाते हैं, तो यकीनन वो ये गलती तो आपने करनी है नहीं। और पाँचवीं चीज़ ये है कि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना, वो अच्छा होना चाहिए। साइट आपकी स्लो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी साइट स्लो होगी, ये सब इश्यूज़ होंगे, तो एडसेंस जो है ना वो एक तो अप्लाई हुआ हुआ भी बेचारा जो है ना, उस पे आपकी अर्निंग वर्निंग सब डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ों को आपने ख़्याल रखना। और ये जो ऊपर वाला जो अप्रूवल वाले जो बेसिक्स हैं ना, आपने उसको माइंड में रखते हुए एडसेंस अप्लाई करना है। 1 मिनट। तो अब इस चीज़ पे तो ख़ैर हमने बात कर दी कि एडसेंस जो है उसकी अर्निंग को हम कैसे मतलब अप्रूव कर वो बेहतर बना सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे कि आपका यूएसए का ट्रैफ़िक होना चाहिए, मतलब टियर 1 कंट्री हो, कीवर्ड जो है वो आपके हाई इंटेंट हों, अच्छे हों, और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, वेबसाइट फ़ास्ट होनी चाहिए, इंटरलिंकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जो एडसेंस प्लेसमेंट का जो बैलेंस बताया ना मैंने, उस चीज़ को आपने नज़र में ये उसमें रखना है, ख़ास उसमें ना, कि ये चीज़ें जब अगर आप एडसेंस लगाएँगे, तो इन चीज़ों को आपने लाज़मी देखना है। तो एडसेंस बेसिकली ये हमारा फर्स्ट जो है वो मेथड था, जिसको हमने समझा था कि ये कैसे होता है और होता क्या है, इसके बेसिकली इसके पीछे इसकी साइंस क्या है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी ये कि वो आप एडसेंस के अल्टरनेटिव पे जा सकते हैं। एडसेंस के अल्टरनेटिव जो है वो गिलेक्सिकन है और एटसेट्रा है। ये आई थिंक ये
ये ये भी अच्छा है, लेकिन एडसेंस से ज़्यादा अच्छा जो है ना, वो कोई भी नहीं पे करता। और यार मिनिमम मिनिमम ट्रैफिक का कोई गेम नहीं है। मिनिमम ट्रैफिक नहीं होना चाहिए मतलब इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि आप खाली डिपेंड मिनिमम ट्रैफिक पे कर सकते हैं। वो मैंने अभी पीछे डिटेल में बताया है, तो आप वो जब उसको वापस सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव्स के लिए हाँ, रूल तो सेम ही है, मतलब एड प्लेसमेंट। बाकी वो जो मैंने पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी ऑन पेजेस का बताया ना, वो आप बना लें। हो सकता है इनको इन यहाँ से आपको जो है ना वो आसानी से मिल जाएगी अप्रूवल इन साइट से। तो अब अच्छा, अब अगला जो मेथड है वो एफिलिएट मार्केटिंग है। सही है। अब क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग भी जो है वो हमारा असल में एम नहीं है, तो इसको भी मैं शॉर्ट उसमें ये बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग में जो है ना, आप प्रोडक्ट रेकमेंड करते हो, आप वो प्रोडक्ट बाय होता है और फिर आपके पास कमीशन आता है। तो लेट सपोज कि ये आपने एक वेबसाइट बनाई, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है। सही है। आपने उसके ऊपर प्रोडक्ट्स के वो डाल रहे हैं, आप क्या कहते हैं, आर्टिकल बना के डालते हैं, जैसे टॉप 5 सर माउस हो गए। सर सर आपको आवाज़ आ रही है? जी जी। सर वेटिंग रूम के ऊपर ना काफ़ी लोग जो है ना वो बैठे में, उनको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लें। मेरा मैसेज आया है। वो तो आई थिंक हसीब भाई देख रहे होंगे ना। हाँ, मेरे पास सबको नौशीन एक्सेप्ट का किया है मैसेज मैंने। आया है। सब वो एक्सेप्टेड है। ठीक वो है, देख नौशीन लेंगे। का मेरे पास मैसेज आया है। हाँ, वो थोड़ी देर से होता है। कर दिया, सबको ऐड किया है। वो डिपेंड करता है, वो उनके इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है। वो हसीब भाई ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइनिंग में जो है ना वो डिपेंड करता है उनके इंटरनेट की स्पीड कैसी है, तो वो ज्वाइनिंग हो जाती है फिर। तो बहरहाल, अब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं और उस पे आप एक जो है वो लिस्ट बनाते हैं। लेट्स सपोज टॉप 10 शूज़ फ्रॉम नाइकी, या नाइकी बेस्ट नाइकी शूज़। तो उसमें आपने 10 शूज़ के बारे में लिखा और आपने वहाँ पे बाय का बटन लगा दिया या उन पे लिंक लगा दिए। तो जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो वो किसी एफिलिएट की वेबसाइट पे जाएगा जहाँ पे स्पेसिफिक वो जो शूज़ है जिसके बारे में आपने लिखा है, और जिस बंदे ने उस पर क्लिक किया तो वो एग्जैक्टली उसकी वेबसाइट पे चला जाएगा। अब उस बंदे ने वहाँ से जब बाय किया तो कमीशन आपको मिल जाएगा। वो कमीशन डिपेंड करता है कि उस एफिलिएट प्रोग्राम ने कितना परसेंट सेट किया हुआ है। तो लेट्स, अब इसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो है वो बाय वाले होते हैं, बायर इंटेंट के कीवर्ड्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एग्जाम्पल लें, बेस्ट रनिंग शूज़ की अगर एग्जाम्पल लें तो अब ये देखें, ये एक एफिलिएट की वेबसाइट है। अकॉर्डिंग टू सैमरश इस पे कोई 2.5 लाख ट्रैफिक है। अब इस बंदे ने एक पोस्ट बनाई, द बेस्ट रनिंग शूज़ 2026, और इसमें इसने आर्टिकल ऐसे कंटेंट बना के डाला कि बेस्ट, वो डेली रनिंग के इसने बनाया है। वहाँ एक वीडियो लगा दी, वीडियो भी आई थिंक उसने शायद खुद बनाई है या उसने अपने ही चैनल बनाया हुआ। अब यहाँ उसने वीडियो बना के डाली है, उसके बारे में लिखा है
और ऐसे उसने पूरा एक कंटेंट बनाया। अब कंटेंट बनाया, उसके अंदर हुआ क्या कि उसने बेस्ट ऑलराउंडर शूज़ को लिस्ट किया। उसमें उसने बोला न्यू बैलेंस रेबेल V5 के नाम से ये शूज़ है, उसकी ये प्राइस है, वेट उसका ये, मतलब डिटेल डाली। सही है, यूज़र ने पढ़ा। यूज़र ने बोला, अब यूज़र जो है वो मैन है, उसने बोला सही है भाई, मैंने ख़रीदता हूँ। वो इसने उसने इस पर क्लिक किया। अब जब अब जब उसने क्लिक किया तो वो उसकी वेबसाइट से निकल गया, और वो निकल के किसी sportshoes.com पे आ गया। वहाँ पे बेसिकली वो शूज़ की लिस्टिंग हुई हुई है, जैसे ये डला। अब उस यूज़र ने अपना कलर सेलेक्ट किया, साइज सेलेक्ट किया, और ऐड टू बैक किया, और चेकआउट किया। अब वो जब चेकआउट कर लिया, अब ये लेट्स सपोज 126 पाउंड का है। तो जब उसने चेकआउट किया, तो इस बंदे को एक लेट्स सपोज अगर उन्होंने 10% कमीशन रखा हुआ, तो इसको जो है वो 10 to 12 पाउंड जो है वो मिल जाएंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ऐसे काम करती है। हम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है ना, इसको थोड़ा अवॉइड हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि एक वक्त तक एफिलिएट मार्केटिंग भी पाकिस्तान के अंदर लोगों ने दबा के की है ना। क्योंकि उस वक्त गूगल का जो क्राइटेरिया था, जैसे E80 हो गया, फिर हमिंग बर्ड जो आई थी स्पैम अपडेट, वो सब नहीं था। तो 2012 से पहले लोगों ने बड़ा मतलब वेबसाइट बना के और एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत बहुत पैसा कमाया। लेकिन अब ये इसको पर थोड़ा गूगल का जो हाथ है ना वो हो गया टाइट। गूगल क्या देखता है, वो ये देखता है कि आप अगर एक बंदे को किसी चीज़ को खरीदने, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो क्या आपने वो खुद भी यूज़ किए या नहीं किए, उसके अंदर वो आपका पर्सनल ओपिनियन उसमें ना। गूगल का जो E80 का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ज़्यादा वो आप मुश्किल होती है आपको वो ऐसी वेबसाइट को रैंक करवाना। हाँ, अगर लेट सपोज आप एक प्रोडक्ट के बारे में आपने एक एफिलिएट वेबसाइट बनाई हुई है, वो कंपनी आपको वो प्रोडक्ट बाकायदा ज़ाती तौर पे यूज़ करने के लिए देती है, आप उसकी वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें निकालते हैं, और वो सब चीज़ें आप अपनी वेब ब्लॉग पे डालते हैं, तो आपको 100% रैंकिंग मिलेगी। इसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग जो है ना, इसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी होती है कि किसी ने डिजिटल प्रोडक्ट की एक वेबसाइट बना ली, और उसने ऐसे 10 बुक्स, वेट लूज की 10 बुक्स के बारे में लिखा, और ऐसे उसने उसके अंदर लिंक डाल दिया। अब उसने लिंक डाला तो वो ऐसे देखें अमेजन की पेज पे आ गया, और यहाँ से बंदे ने बाई किया तो उस बंदे को कमीशन मिल जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह एफिलिएट, जैसे कि आप एडसेंस करना चाहते हैं, तो आप एडसेंस के लिए जो है वो उस पे जाते हैं, अपना एडसेंस पे अकाउंट बनाते हैं, और एडसेंस पे अकाउंट बनाने के बाद जो है वो, हेलो, यार माइक ऑफ कर लें तो ज़्यादा सही होगा। तो जैसे आप एडसेंस पे जाते हैं ना, आपको एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है ऐड चलाने के लिए, तो उसी तरह से आप एफिलेट के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि अमेजन। अब अमेजन का एफिलेट प्रोग्राम ये है, आप यहाँ पे आएंगे, लेकिन रेकमेंड प्रोडक्ट अर्न कमीशन। तो आप यहाँ पे आएंगे, लेट सपोज आपने एक अमेरिकन US बेस्ड वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर आप शूज़ के बारे में लिखते हैं। अब आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ गया, 10,000 पर मंथ भी आ रहा है, या 20,000 पर मंथ। आपने बोला यार मैं एडसेंस के बजाय जो है वो एफिलेट पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उस टाइप की वेबसाइट बनाई है जिसमें बायर इंटेंट मौजूद है। तो आपने बोला अच्छा भाई, मेरी वेबसाइट पे तो ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि बेसिकली आ रहा है बायर इंटेंट कीवर्ड से। तो आपने
यहाँ पे साइन अप, अमेजन पे आके आपने साइन अप किया और यहाँ पे आप अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद वो एक पूरा उसका फॉर्म होता है, वो आपने फिल किया। 2-3 दिन या हफ्ते के बाद जो है वो आपको आपकी वेबसाइट को वो देखते हैं और आपको ना अप्रूवल मिल जाता है। फिर जो है वो आप वहाँ पे जो आपने जिन प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा है वहाँ पे आप अपना उनके ऊपर एफिलेट लिंक लगा सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को, और फिर आपको मिलेगा। तो उसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट्स में अगर आप जानना चाहते हैं, उसके लिए क्लिक बैंक वेबसाइट है, और शेयर या सेल है। सर ये एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करती है मतलब कि अभी क्या से चीज़? सर एफिलिएट मार्केटिंग जैसी है अभी भी वर्क करती है मतलब कि उस पे पोजीशन बनाना मुश्किल नहीं है वैसे पहले तो आसान होता था। बिल्कुल मुश्किल है, मैंने यही बात तो अभी आपको बताई है कि एफिलेट साइट पे काम करना एज कम्पेयर टू, मतलब अब पहले के मुकाबले में अब मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर ना गूगल का एक ईएटी थोड़ा स्ट्रांग है। सर ये क्लिक बैंक पे भी मुश्किल है मतलब कि इससे भी आपकी आवाज़ ना गूंज रही है तो समझ में नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं। ये मैं क्लिक बैंक का पूछ रहा हूँ इसका भी मुश्किल है मतलब वर्क करना। और एक मैं स्टोरी पर सुनाऊंगा कि एक इंडियन था उसने क्लिक बैंक पे ना एड्स रन करा गूगल एड्स तो उधर से ट्रैफिक लाता था मतलब वो क्रिएट करता था। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं गूगल एड्स से भी प्रोडक्ट लगाओ। नहीं, वो इलीगल मेथड है, वो बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं चलता, वो बंद कर देता है, गूगल अलाउ नहीं करता इस चीज़ को। वो इलीगल है, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, पहले था वो लीगल, लेकिन अभी गूगल ने उसको इलीगल, अब काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल या ज़्यादा ही हो गए, गूगल अलाउ नहीं करता। क्लिक बैंक के एड्स आप नहीं चला सकते, अगर आप लगाएंगे भी तो आपका जो वो ऐड अकाउंट है वो बंद हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये है कि आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर आपने बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड को टारगेट किया, आर्टिकल बनाए, प्रोसेस सारा वही है, टॉपिकल मैप बनाना, साइलो स्ट्रक्चर बनाना, कीवर्ड रिसर्च करना, यहाँ तक कि निश रिसर्च भी वही। बस जैसे हम इंफॉर्मेशनल बोलते थे, अब आप उसको बोल दोगे कि भाई एफिलिएट से रिलेटेड साइट्स हैं, तो उसके हिसाब से आप मुझे जो है वो कैटेगरीज बताओ कौन सी है, फिर उन कैटेगरी के अंदर 20 सब निशेस निकालो, और फिर आप मुझे उसके की स्ट्रिंग्स दो एएचएफ में उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटर निकालने के लिए। वही फिर सेम तरीका कॉम्पिटिटर निकाला, सेम उसी क्राइटेरिया पे आपने कॉम्पिटिटर निकाल लिया। उसके अंदर कॉम्पिटिटर निकालने के बाद आपने एक दो और कॉम्पिटिटर निकाले, कीवर्ड्स निकाले, वीकनेस चेक की, वीकनेस के बाद निश कंफर्म हो गई, आपने निकाला, वही आपने सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट बनाया, डाला, वेबसाइट के ऊपर आपके ट्रैफिक आया, आपने अमेजन अप्लाई किया, या अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो क्लिक बैंक पे चले गए, या शेयर या सेल, और भी बहुत बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप उन पे गए और अकाउंट बनाया, और आपका मोनेटाइजेशन प्रोसेस ऑन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये इस टाइप की जो साइट्स होती हैं एफिलेट, लेट सपोज आपकी है एफिलेट साइट, आपने उस पर एफिलेट चलाया हुआ भी, आप उस पर एडसेंस भी चला सकते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ भी चला सकते हैं। तो मेन मेन आपका मोनेटाइजेशन मेथड जो है वो एफिलेट रहेगा, क्योंकि यूज़र का इंटेंट खरीदने का है, ना कि ऐड पे क्लिक करने का, तो ये कि छोटा मोटा कुछ एडसेंस से भी आपका बन ही जाएगा। अब तीसरा थर्ड मेथड जो है वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट वाला। स्पॉन्सर्ड पोस्ट, हाँ। तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो बेसिकली हमारा जो वो मेन, ये जो ब्लॉगिंग एंड एसईओ जो है ना, उसके अंदर जो मेन हमारा जो मोनेटाइजेशन मेथड है वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। इसको तो हम बिल्कुल डिटेल में एक सेपरेट सेशन जो होगा ना उसमें पढ़ेंगे कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट का मतलब, तो आप लोग को मैंने बता दिया था, होता क्या है। कोई ब्रांड होता है, वो आपको बेसिकली क्या होता है कि वो आपको पे करता है मेंशन करने के या किसी आर्टिकल के, कि वो आप उसका ब्रांड होता है, वो आपके पास आता है, वो आपके वेबसाइट पे बोलता है भाई ये आर्टिकल लगाओ।
तो आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो होती है वो इससे कहते हैं। और स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो क्या मिलता कब है, वही सेम, आपके पास कंटेंट है, आपके पास ट्रैफिक है, जब कंटेंट अच्छा होगा तो ट्रैफिक आएगा। फिर इसके अंदर जो चीज़ है ना, वो एडसेंस और उसके मुकाबले में दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी है, डोमेन रेटिंग आपकी कितनी है, क्या वो अच्छी है या नहीं है। अथॉरिटी कैसे बनती है कि आपने अपनी वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल कितनी तगड़ी बनाई हुई है। तो आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, और आपकी जो नीश है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब कौन सी स्ट्रांग है कौन सी नहीं है, वो मैंने स्टार्ट में बता दी कि भाई ये 5 और 6 निशेज हैं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है, और यही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग भी मानी जाती है। तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो इसको कहते हैं कि आपके आर्टिकल, आपके पास एक ब्रांड आता है, वो बोल आपकी वेबसाइट इस लेवल पे आ चुकी है कि उसकी एक अथॉरिटी बन गई है, उस पर ट्रैफिक है, तो आपके पास वो आती है और फिर वो बोलती है कि भाई ये आर्टिकल हम चाहते हैं कि आप वेबसाइट पे लगाओ। उसके बाद जो है वो जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है उसके अंदर जो इसका वो पोस्ट की जो प्राइसिंग होती है, उसका जो एक मतलब कि एक वो है, चीज़ों को हम कैसे सेट करेंगे वो डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर, आपकी निश पे डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ निश होती हैं उसमें स्पॉन्सर्ड पोस्ट की जो प्राइस होती है वो अलग होती है, तो हमने हम निश ही वो सिलेक्ट की कि जिसके अंदर 150-200 डॉलर से ऊपर ही प्राइस हो। और ट्रैफिक मैटर करता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी, लेट सपोज आपकी निश अच्छी है लेकिन ट्रैफिक ही नहीं है, तो आपको वो जो 200 डॉलर मिलने थे वो कम मिलेंगे। फिर उसमें अथॉरिटी मैटर करती है और ट्रस्ट। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपकी जो गैस स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है ना, उसकी जो प्राइसिंग होती है उस पे मैटर करती है, उस पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। इनमें से कोई एक चीज़ अगर स्ट्रांग नहीं है, वीकनेस है किसी एक चीज़ में, तो प्राइसिंग में भी वीकनेस आ जाती है। फिर वो चीज़ अच्छी हो गई, वापस आपकी प्राइसिंग अच्छी हो जाती है। तो ये 4 चीज़ें जिसको आपने मेंटेन रखना होता है एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट का जो मेथड है ना, उसके ज़रिए पैसा कमाना है, तो आपको उसमें इन 4 चीज़ों को मेंटेन रखना होता है। अब स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे ही हम क्यों काम करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने एक वेबसाइट बनाई, भाई हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी तगड़ा है, 50,000 पर मंथ ट्रैफिक है, उसकी डीआर भी 50+ हमने बना ली ऑर्गेनिक, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल लगा के, साइट की एज भी 1.5-2 साल हो गई, निश भी अच्छी है, मतलब सब कुछ अच्छा है। आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं बेच रहे, आपका मेथड ये नहीं है, आप एडसेंस चला रहे हो। तो एक ऐसी वेबसाइट जिस पे 50,000 पर मंथ ट्रैफिक है, उसकी अथॉरिटी अच्छी है, सब चीज़ें सेट हैं, गूगल आपको फिर भी कितने दे देगा, 1,000, 1,500, 2,000, मैक्सिमम 3,000 डॉलर पे कर देगा। और उसके अंदर एक ये भी, रात को सोते हुए आपको ना टेंशन होगी, यार कल एडसेंस बंद हो गया तो क्या होगा, एडसेंस ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, एड लिमिट आ गई तो क्या होगा, मतलब 10 चीज़ों की स्ट्रेस होगी आपको। उसी तरह सेम एफिलेट में भी होगा, डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये मसले होंगे कि आप वो बेच रहे हैं, उनको आप उनकी सेलिंग करते हैं। तो इसलिए अब आपने जब एक वेबसाइट बनाई, अब ना आप एडसेंस के ऊपर आपका आप डिपेंडेंट है, ना आप एफिलेट के ऊपर डिपेंडेंट है, आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, आप डिपेंडेंट है प्योरली अपना, आपका अपना जो एक बिजनेस है। क्या बिजनेस है आपका, जो आपने एक वेबसाइट बनाई है, जिसको आपने एक ब्रांड बनाया है, जिसकी अथॉरिटी बनाई है आपने, उस पर आप ट्रैफिक लेके आए हैं, उसको आपने एक बड़ी, एक 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 उस वेबसाइट का नाम है, कोई नाम ले तो बोले हाँ भाई वो मैं जानता हूँ उस वेबसाइट को। अब वो आपने एक ब्रांड बनाया, वो उसमें आपको सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी है ना, वो ही ये है कि आपको किसी चीज़ की डर ये नहीं है कि आपका अर्निंग सोर्स जो है वो डाउन हो जाएगी या वो बंद ही हो जाएगी इस तरह से। वो डाउन हो सकती है लेकिन कोलैप्स नहीं करेगी, बंद नहीं होगी, कोई चीज़ ब्लॉक नहीं होगी। आपके जो क्लाइंट है वो आपके बने रहेंगे, वो आपके पास आएंगे जब तक आपकी वेबसाइट अच्छी है, जब तक आप उसको ऊपर आप फोकस है, आपने उसको दिल से अपना एक टाइम दिया हुआ है, तो आपकी वो वेबसाइट जब तक चलती रहेगी, आपको उससे पैसे मिलते रहेंगे। और वो उसमें क्या होगा कि जहाँ आप एडसेंस आपको 3,000 4,000 डॉलर बना के दे रही, वही वेबसाइट 50,000 डॉलर, 50,000 ट्रैफिक पे यूएस, हमारे निश के मुताबिक उसकी अथॉरिटी 50+ है, वो वेबसाइट आपको आराम से विदाउट एनी स्ट्रेस
8,000 10,000 जितनी पुरानी होगी, $15,000 $20,000 तक पे ले जाएगी वो वेबसाइट आपकी अर्निंग पोटेंशियल को। तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट की तरफ जाने का असल मकसद, और जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे ही काम हमने क्यों करना है, उसकी असल में वजह ये है। उसके बाद जो है वो जैसे हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स को समझा, और फिर जो है वो एक सर्विस आ जाती है जिससे सॉरी आप फॉर बात। यार म्यूट कर दें, म्यूट आप जो भी है ना अपने आप को म्यूट सर करें। एक क्वेश्चन रख लीजिए। नहीं नहीं, क्वेश्चन एंड में लो, ये भी बस एंड कर रहे हैं। तो अब इसके अलावा जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है ना, ये सबसे टॉप नॉच है। उसके बाद जो अगर मैं किसी चीज़ को प्रेफर करता हूँ ना, वो ये होता है जब आप ब्लॉगिंग कर आपने की, आपको ब्लॉग बनाना आ गया, ब्लॉग रन करना आ गया, कीवर्ड रिसर्च में आप चीज़ें हो गए, ऑन पेज आ गई, आपको ऑफ पेज आ गई, एसईओ आ गई, कंटेंट राइटिंग आ गई, ये सब चीज़ें अब आपको आ गई, आपके पास ये स्किल्स मौजूद हैं। अब आपके पास आप क्या कर सकते हैं कि एक फास्टेस्ट मोनेटाइजेशन मेथड आपके पास है। क्या आप अपनी ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं। आप मार्केट में जाएं, फाइवर पे, अपवर्क पे जाएं, या लिंक्डइन के ऊपर आप जाएं, और वहाँ पे आप अपनी इन सर्विसेज को, या आप अपने सर्कल के अंदर ही किसी एक चीज़ के ऊपर काम करेंगे। भाई मैं कंटेंट राइटर हूँ, कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत होती है लोगों को बहुत। तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें, अपनी तमाम जो आपने सीखा उनमें से आपको जो लगता है ना यार, मैं ये चीज़ करने में एक तो मुझे मज़ा आता है। लेट्स सपोज आप बोलते हैं मुझे ना ऑन पेज करने में मज़ा आता है, या मुझे कंटेंट राइटिंग करने में मज़ा आता है, तो आप उस चीज़ को ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उसमें आप अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाएं, और वो आपकी एक परफेक्ट स्किल बन जाएगी। तो आप उसके ऊपर वो सर्विसेज दे सकते हैं। इस उससे ये कि आपकी एक पैसिव इनकम और थोड़ी जल्दी इनकम बन जाती है। तो इसलिए जो सेकंड ये जो मेथड है ना, सर्विस प्रोवाइड करना, स्पॉन्सर्ड पोस्ट के बाद मैं ये बोलूँगा। बाकी एडसेंस, एफिलेट, ये सब चीज़ें फजूल हैं कि हम इसकी तरफ जाएं या इन पर अपना टाइम ज़ाया करें। तो इसलिए तो सर्विसेज जो होती हैं उसका क्या बेनिफिट होता है। लेट्स सपोज आपने एक सर्विस की इन्हीं चीज़ की एक साइट बना ली, तो उस पर ट्रैफिक भी अगर लो होगा ना, तो फिर भी अर्निंग होती है। लोग अब आपने एक वेबसाइट बना ली वर्डप्रेस की स्पीड फिक्स करने की, एक पूरी एक डिटेल आपने एक वेबसाइट बना ली, उस पर आप ये बताते हैं भाई मैं वर्डप्रेस की स्पीड सही करता हूँ, कोर वेब वाइटल पास करता हूँ, और उसके मैं इतने पैसे लेता हूँ। तो उस पर अगर महीने का 1,000 यूज़र भी आ रहा है ना, और 10 यूज़र भी आपसे वो सर्विस लेता है, तो आप 1,000 $2,000 उस सर्विस से बना लेते हो। तो उसी तरह से जो है वो उसमें फिर आप ऑन पेज की भी दे सकते हो, ऑफ पेज सर्विसेज भी दे सकते हो। तो ये भी एक जो है वो आप बना सकते हो कि आप सर्विस साइट बना लो एक साइड में। एक आपने ब्रांडेड ब्लॉग बनाया हुआ है, आप उस पर सही ये कर रहे हैं, 2 बनाए हुए हैं या 3 बनाए हुए हैं, आप एक जब आपको लगता है ना हाँ यार मैं इस फला सर्विस के अंदर, या ये स्किल मेरे पास आ गई है एक अच्छी स्किल, तो आप उसके ऊपर एक सर्विस साइट भी बना लो, उससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। उस साइट पे भी आपकी स्पॉन्सर्ड पोस्ट बिक सकती है, सर्विस साइट्स पे भी बड़ी महंगी बिकती है। तो लेट्स सपोज आपने वर्डप्रेस के ऊपर एक वर्डप्रेस की स्पीड के ऊपर ही आपने एक वेबसाइट बना ली है, तो आपकी उस पर भी बिकेगी स्पॉन्सर्ड पोस्ट। कोई आएगा बोलेगा भाई ये आपका जो ब्लॉग सेक्शन है इस पे एक पोस्ट तो लगा दें आप, जैसे कि कोई वर्डप्रेस की प्लगइन है या कोई प्रोडक्ट है वो लेके आ गया कि भाई ये लगा दो आप, तो आप उससे पैसे चार्ज कर सकते हैं, ये आपको उससे बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो आप पैसे बना सकते हो। बाकी ये कि आगे चल के जो है वो हम डिटेल में स्पॉन्सर्ड पोस्ट और एडिटोरियल लिंक्स जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कि वो उनकी सेलिंग जो है वो कैसे होती है, कैसे आप जो है वो हाई टिकट जो क्लाइंट्स होते हैं, या हाई टिकट लिंक सेलिंग जो होती है वो कैसे होती है, किन बुनियादों पे होती है, उनकी फाउंडेशन होती हैं। तो ये टोटल जो है वो आपके मोनेटाइजेशन के जो मेथड थे, जिनमें टॉप पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, और फिर जो है वो आपका वो है, क्या नाम है, सर्विस सर्विसेज जो आप सर दोगे। बाकी ये तो वो फिर आगे चीज़ों को, जो लिंक सेलिंग और जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के जो ये सेशन है ना उसके अंदर यही टोटल चीज़ें थी, जिसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो पूछ लें, क्वेश्चन एक एक करके पूछना है यार। पूछना था सर, ये लो वैल्यू कंटेंट के बारे में बताया गूगल एडसेंस में जो रिजेक्ट करता है, इस बारे में बताया क्लास में? असल में मैं लेट ज्वाइन हुआ।
जी जी, बता दिया मैंने। सही, ओके सर। सर दूसरा गूगल एडिक्स के बारे में बताएंगे, मतलब कि कैसे अप्लाई करते हैं और क्या सिचुएशन होती है। यार वो एडसेंस के लिए अप्लाई करना क्या है, आप एडसेंस की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ साइन अप कर लो। सही है, साइन अप करने के बाद आप अपनी जो है वो होम एड्रेस, अपना नाम, अपना जो आपका आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप दो। वो वेबसाइट पूछेगा, वहाँ पे वेबसाइट ऐड करो आप, और जो है नहीं, एडिक्स के बारे में पूछ रहा वो हूँ, एडिक्स के बारे में जिसमें मतलब कि उसमें बस अप्लाई वो कर दो, वो फिर वेट करो उनके आंसर का। उसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं जो। नहीं, गूगल एडिक्स के बारे में एड पूछा, एक्स, एडिक्स। अच्छा अच्छा जी जी अच्छा, जी, एड, उसके बारे में थोड़ा बता दें। किस चीज़ के बारे में पूछना, गूगल? एडिक्स एडिक्स चीज नहीं है जिसपे लिमिट का ये वगैरह का इशू नहीं लगता, मतलब गूगल एडसेंस के अलावा जो एडिक्स होता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं गूगल के अलावा जो एड्स एड्स प्रोग्राम्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, एक गूगल एडिक्स जो सा होता है ना, मतलब जिसपे मतलब लिमिट वगैरह का इशू नहीं आता, जैसे गूगल एडसेंस पे आता है, वो पूछ रहा हम्म। हूँ। एक जो सा किसको या कहते हैं, ADX। जैसे कि क्या है, आपकी आवाज़ ना बीच में कट रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। एडिक्स के बारे में पूछ रहा है, एडिक्स, गूगल एडिक्स। गूगल एडिक्स का मुझे तो नहीं पता यार, क्या स्पेलिंग है? उसको कैसे मतलब अप्लाई कर दें गूगल एडिक्स पे, मतलब कि उसके बारे में थोड़ा बता दें। मुझे गूगल एडिक्स का ही नहीं पता यार, आप जो पूछ रहे हैं वो क्या अच्छा, है, स्पेलिंग बताएं। हाँ। सर वो एक एडसेंस होता है ना, उस पे लिमिट वगैरह का इशू आ जाता है, लो वैल्यू कंटेंट का, मगर उस पे नहीं आता, मतलब जो जितने भी मतलब इश्तेहार लगा सकते हैं, अर्निंग भी ज्यादा होती है, ये स्पेलिंग, इसमें नहीं होता। स्पेलिंग बताओ आप, स्पेलिंग बताओ। गूगल, ADX, ADX, एडिक्स। हाँ, ये कह रहे हैं गूगल एड मैनेजर। गूगल एड मैनेजर तो अलग चीज़ है यार। जी सर, उसका पूछ रहा आप हूँ। नहीं नहीं, देखो, गूगल एड मैनेजर और गूगल एडसेंस ये दोनों तो अलग चीज़ है ना यार। इन आप ये दोनों चीज़ों को मिला थोड़ी सकते हो। अगर नहीं, आप गूगल गूगल एड मैनेजर जो है वो अलग है। गूगल एडवर्ड अलग है। गूगल एड मैनेजर आप लिखो तो उसमें ना आपका ये जो कंपनीज होती है ना ADX की, ये अप्रूवल देती है। एडसेंस की तरह का एडसेंस का अकाउंट उसमें मर्ज होता है। मैं समझिए आप किसकी बात कर रहे हैं। आप जो है बेसिकली गूगल डायरेक्ट की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो ना आप, डिस्प्ले नेटवर्क जो होता है गूगल का, GDN जो है, जिसके अंदर डायरेक्ट ऐड मिलते हैं आपको। गूगल एड मैनेजर, आप गूगल एड मैनेजर लिखें वो गूगल एड मैनेजर आ जाएगा। हाँ सर, ये इसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली यही चीज है वो जो आप बोल रहे हैं ना, 360 होता है ये हाँ, बेसिकली। एड मैनेजर की बात कर रहे हैं आप। बेसिकली ये जो एड मैनेजर है ना, ये लोग करते थे जो एड्स के ऊपर क्लिक करके तो पैसा नहीं बनाते थे प्रॉक्सी के हम्म, थ्रू। ये बेसिकली उसके लिए यूज होता है ये। ज्यादातर लोगों ने इसकी मार्केट गंदी कर दी है, जब भी ये भी अब प्रूफ नहीं होते एडसन की तरह। मैं समझ गया, इसको इसको असल में ना गूगल डायरेक्ट मैनेजर भी कहते थे किसी टाइम। हाँ सर, ये बेसिकली जैसे कि जो बड़ी न्यूज चैनल्स होते हैं ना, जैसे कि ARY है या बोल हाँ, न्यूज ये है, उनको ये बड़े देखा बड़े है, चैनल ये ये उनको इनके देखा पास होते हैं, क्योंकि इनका रेवेन्यू ये लोग, क्योंकि ये इनको एड्स वाले भी देते हैं, ये डायरेक्ट एड्स भी लगते हैं इसके ऊपर, और ये है। सारी डायरेक्ट चीजें ऐड, भी लगती हैं। सही है सही है। नहीं नहीं, आप ये एक तो आपको अप्लाई होगा भी नहीं, सबसे पहली बात। आपने इतनी इन चीज़ों में जाना भी नहीं है, बेकार है। सर इसकी मंथली फीस ही जो है ना, गूगल खुद लेता है, ये अपने वो सिंगापुर वाले अकाउंट के अंदर $1500 मांगता है हर मंथली। ऐसा ही है बिल्कुल। ये जब मैंने इस पे जब काम किया था ना, इसका नाम था गूगल डायरेक्ट मैनेजर, गूगल डायरेक्ट एड्स। उस वक्त सही था ये, अभी तो इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया, क्योंकि वो फिर इस चीज़ से निकल ही गए ना। मैं तो एडसेंस पे भी फोकस नहीं करता। एड एक्स का बता दें, सही है।
अबाउट अस का पेज कितने वर्ड्स का होना चाहिए यार? पेज अब कितने वर्ड का नहीं हो, बस आपकी अबाउट अस में डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट के क्यों है, किस बारे में है, किस टाइप का कंटेंट है, आप खुद कौन है, इस वेबसाइट के पीछे कौन है, टीम कितनी है, कब बनी है साइट, ये सब चीज़ें आप इसमें जो है ना डालें अबाउट अस में। और एडसेंस का अल्टरनेटिव मैंने बता दिया था। PR इंक्रीज करने में टाइम लगता है, आप एक्सपायर डोमेन के लिए गाइड करते नहीं भाई, एक्सपायर डोमेन से आप DR थोड़ी बढ़ाओगे आप। जल्दबाजी में देखो, जल्दबाजी का गेम ही नहीं है, अगर आप जल्दी में हो तो फिर ये जो काम है ना ये आपके लिए नहीं है। मैंने आज भी ये बात बोली है कि सबसे पहले अपना माइंडसेट आप ये बना लें कि जल्दी कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप सर्विस प्रोवाइड करके उससे कुछ पैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म आगे चलना चाहते हैं और एक आपका बड़ा माइंडसेट है, आप कुछ बड़ा सोचते हैं, तो उसके लिए आपने अपनी वेबसाइट को साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम देना है। उसका डोमेन रेटिंग अथॉरिटी आपने ऑर्गेनिक बढ़ानी है, ये थोड़ी आपने एक्सपायर डोमेन लिए, PBNs लिया और उससे बढ़ा लिया, ऐसा नहीं है। ये $10-20 वाली वेबसाइट आप बना सकते हो, फिर उससे ऊपर आप नहीं जाओगे। वो आप 3-4 महीने में बना सकते हो, अगर आपका ये मोटो है तो फिर आप जा सकते हो, लेकिन मैं इन चीज़ों को इलीगल मानता हूँ। अगर आपने एक बिजनेस से 1 करोड़ रुपए पर मंथ निकालने हैं, तो भाई आपने उसको 1.5-2 साल, 3 साल देने पड़ेंगे ना यार, आपकी एक मेहनत है उसके पीछे। आपने अपनी रातें काली करनी है, आपने अपनी मेहनत दिखानी है उस चीज़ पे, आपने सब्र, सबसे बड़ी चीज़ है सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, टाइम देना है। क्योंकि जब आपको जो $300 पे करेगा ना एक वेबसाइट पे पोस्ट लगाने के, वो आपसे भी बड़ा चीता है। उसको सब पता है डोमेन रेटिंग क्या होती है, कैसे बड़ी है, इसके बैकलिंक कहाँ से है, इसको लिंक जूस कहाँ से पास हो रहा है। वो आपकी पूरी वेबसाइट का शजर निस्बत निकाल लेगा, सही है। और उसके बाद आपके पास आएगा, हाँ भाई कितने में आप कैश पोस्ट दोगे, तो आप उसको बोलोगे भाई, आपका माइंडसेट ही वो नहीं है। वो आया $300 का माइंडसेट लेके, आप उसको बोलते $50 में दे दूंगा, तो वो तो आप हंसेगा, बोलेगा हाँ दे दो यार। तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें। ये शॉर्टकट वाली कहानियां जो है ना, इसको बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो भाई, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। उसके लिए वो सेमेंटिक राइटिंग के लिए जो बड़ा बन जाता है ना, उसके लिए मैंने फिर एक और प्रॉम्प्ट दिया था जो ऑप्टिमाइज करता है उस पूरे कंटेंट को। सर उसमें भी प्रॉपर शॉर्ट नहीं हो रहा, ऑप्टिमाइज तो कर देता है लेकिन बिल्कुल शॉर्ट नहीं करता, जिस तरह जो आपने आर्टिकल जिस तरह लिखा था ना उस तरह उस फॉर्म में नहीं आ जाता। ChatGPT कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सर गो। हाँ, 5.2 से बन जाना चाहिए, हो सकता है आप कंटेंट ज़्यादा दे रहे हो। दो दे दें, जी दो। कंटेंट तो ज्यादा है। दो साइट से दें, एक पैराग्राफ का एक हेडिंग का कंटेंट ना, दो साइट से निकाल के दे दें, काफ़ी है। जो टॉप टॉप 3 साइट्स है ना, उनमें से 2 से दे दें, ज़्यादा ठीक नहीं है। दें, कंटेंट कम कर दें। उसने ठीक है अपनी सर। बात को पूरी करनी है ना, 1-2 पैराग्राफ। और फिर वो जब आप लिखते हैं ना, तो वो उसके अंदर बोलता है, पूछता भी है कि आपने कितने पैराग्राफ लिखवाने हैं। तो आप उसको मेंशन कर दें कि भाई, कि अगर लेट सपोज 8 लाइन का वर्ड्स आए हैं, मतलब वर्ड्स इतने हैं कि 8 लाइन में आ रहे हैं, तो आप उसको बोलें 2 पैराग्राफ ही लिखना, सही है। ठीक है। उसको पैराग्राफ कम, उसको डेटा इतना नहीं दे। आप ये भी थोड़ा सा ना अपने दिमाग का यूज़ ऐसे करें कि फर्ज के तौर पे आपने एक हेडिंग का 3 वेबसाइट से डेटा उठा के दिया, सही है। तो वो जो डेटा दिया ना, आप उसको खुद भी पढ़ लें कि यार ये जो मैंने 3 वेबसाइट से इस हेडिंग का डेटा दिया है ना, ज़रा मैं पढ़ तो लूँ कि कहीं इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि जो फर्स्ट वेबसाइट में जो पैराग्राफ लिखा है और जो थर्ड ने लिखा है, हो सकता है दोनों ने बात एक ही की हो लेकिन वर्डिंग अलग हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये सर मैंने उसको तीनों लिंक देके ना उससे मैंने कहा था कि 3 टॉप वेबसाइट्स हैं, इनमें से आप आउटलाइन बनाओ और डेटा ले लो और जो एक जैसी चीजें उनको मर्ज कर दो। तो उससे सारा काम करवाया था मैंने। सही है, हाँ ये भी मेथड सही है। डेटा आप खुद दोगे, देखें सिमेंटिक ठीक। वाले मेथड में डेटा आप खुद दोगे। डेटा देते देते हुए ना ये चीज़ आप देख लो कि कहीं डेटा जो मैं दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि 3 वेबसाइट से जो 3 पैराग्राफ दिए हैं, हो सकता है 2 के पैराग्राफ एक ही जैसे हों, बात ही सेम चल रही हो, है ना।
तो वो ये थोड़ा आ जाता है, ये चीज़ को देखना है। डाटा भी उसको मतलब मैन्युअली दूं, उसको लिंक दे के ना कहूँ कि खुद नहीं इसको नहीं, इसमें आउटलाइन बनाए। सिमेंटिक वाले में ना डेटा खुद दो, आउटलाइन बना लो। आउटलाइन का जो आपने मेथड बताया ना वो सही है, ठीक लेकिन है। हाँ हेडिंग का डेटा आप खुद दो, नहीं तो ना वो ठीक है, उल्टा सीधा क्या बना दे। समझ गया हूँ, ठीक है सर। सर कंटेंट क्वालिटी स्कोर जो है उसको कैसे चेक करेंगे? वो कुछ या होता ही, वो तो कुछ भी नहीं होता ना। कंटेंट राइटिंग का स्कोर आपको कोई और क्यों बताएगा? कंटेंट आपने लिखा है, आपने उस पर अपनी रिसर्च की है, आप उसकी सबसे बेस्ट वैल्यू डिसाइड करोगे ना, या मेरा कंटेंट सबसे बेस्ट है। समझ आई बात? आपको कोई सर वो इंडिकेटर क्यों? जैसा वो रैंकबिलिटी एआई है और वो डिफरेंट मार्केट में टूल्स हैं जो कि जो आपके कंटेंट को वैल्यूएट करते हैं, तो ऑडिट वगैरह रिपोर्ट बना के देते हैं। तो कंटेंट का आपकी ये बात तो दुरुस्त है कि हम अपनी कंटेंट को जो है ना बेहतर जो है ना जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन किसी का क्लाइंट को दिखाने के लिए कंटेंट क्वालिटी स्कोर जो है उसको कैसे मेजर करेंगे? यार देखें ये चीज़, अब जैसे ये जो बात है आप, मैंने आपको बोली, आपने मुझे बोली, सबसे पहले तो आप उसको ये बात बता दें कि भाई ये जो है ना असल में ये होता है। आप क्लाइंट को समझा दें, क्लाइंट को नहीं पता, आप उसको समझा दें भाई स्कोर तो मैं आपको किसी भी साइट से निकाल के दे दूँ, आप मुझे बताओ आप किस साइट से चाहते हो मैं आपको स्कोर निकाल के दूँ। अगर आप उस पर रिलाई कर रहे हो, आप इस चीज़ पे नहीं करते हो कि क्वालिटी जो है वो राइटर डिसाइड करेगा कि ये क्वालिटी है या नहीं, उसकी क्वालिटी को गूगल ने डिसाइड करना है। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप कितने, आप उस पर दिखा दो। रैंक मैथ प्लगइन डला हुआ होता है, उसका स्कोर बता रहा होता है। आप उसको क्या नाम है, योस्ट एसईओ डला हुआ होता है, आप उसको उसका स्क्रीनशॉट दो, उसको बोलो ये देख लो स्कोर। बाकी आप गूगल पे सर्च कर लो कंटेंट राइटिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सुमेरा बात कर रही हूँ। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको मैसेज भी किया था लेकिन आप शायद बिजी थे इसलिए जवाब नहीं दे सके। हम्म, यहाँ पूछना चाह रही थी मैं, टेक्निकल से रिलेटेड है सर कुछ क्वेश्चंस और कुछ ब्लॉग से रिलेटेड। जी पूछा। टेक्निकल से रिलेटेड मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे पास ऑलरेडी जो मेरी साइट्स है उसमें रैंक मैथ इंस्टॉल है, तो क्या मैं उसको डिलीट करके योस्ट इंस्टॉल कर सकती हूँ? लेकिन वो इंडेक्स्ड है साइट्स। योस्ट कर लें। आप जब योस्ट आपने इंस्टॉल किया ना, तो योस्ट आपसे पूछेगा कि आपने कोई और प्लगइन किया हुआ था इंस्टॉल, तो आप चाहती हैं कि मैं उसका डेटा इंपोर्ट कर लूँ, तो आप उसको बोलें यस। हम्म। वो स्कैन करेगा, वो बोलेगा कि भाई रैंक मैथ का डेटा है आपकी वेबसाइट में मौजूद, ये मैं उठा लूँ, वो आप उसको बोलना यस। वो एज इट इज़ जो है ना आपका सारा रैंक मैथ का जो मेटा टाइटल है और जो कुछ भी है वो सब कुछ उठा लेगा, क्योंकि इनकी बैकबोन तो बेसिकली सेम ही है ना। वही जी। कीवर्ड देना, डेंसिटी और एक्स वाई जेड, वो सारा डेटा अपने डेटाबेस में उठा लेगा। रैंक में तो आप हटा डिलीट कर दें बस, वो योस्ट में वन क्लिक से सारा डेटा इंपोर्ट हो गया। अच्छा ठीक है सर, एक और ये क्वेश्चन था कि ना मेरी एक साइट है उसके ऊपर ना बार बार जो है ना उसकी जो साइट की स्पीड है ना वो हम्म, बिल्कुल 74 पे चली जाती है। मैं उसकी बार बार लाइट स्पीड कैशे से मैं उसको सेट करती हूँ, 3 दफा मैं कर चुकी हूँ ऐसे, और वो बार बार जो है ना वो 74 इस तरह से हो जाती है डेस्कटॉप वाली। तो सर ये कि बार बार क्यों ऐसा होता है? मैंने सपोर्ट से भी पूछा था, वो कहता है नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपके साथ ऐसा क्यों होता है? तो ये क्या लाइट स्पीड कैशे का कोई प्रॉब्लम है? लाइट स्पीड कैशे का आपकी होस्टिंग कौन सी है? सैम्बल। सिंबल होस्ट है ना, आप ये भी तो देखें, आपने होस्टिंग ऐसी रखी हुई है, वो आप हम्म। होस्टिंगर पे सबसे पहले चली जाएं। सही है। अगर सही। आप होस्टिंगर पे नहीं जाना चाहती हैं तो टेक्निकल एसईओ के अंदर मैंने कोर वेब राइटर्स के ऊपर बड़ा डिटेल में 3 घंटे का बताया है। फिर एंड में जी मैंने जी। बड़ा आसान मेथड बता दिया है, वो प्लगइन भी दे दिया, जी उसकी की भी दे दी है। तो मैं ये वाली लाइट स्पीड कैशे डिलीट करके वो इंस्टॉल कर लूँ तो उसमें इंडेक्सेशन पे मुझे ये हो रहा था कि इशू तो नहीं आया कोई ना? इंडेक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं। इंडेक्स चलिए से ठीक है। आप उसको डिलीट, प्लगइन को, वो लाइट स्पीड कैशे, एक तो लाइट स्पीड कैशे वो एक पंगा, ऊपर से आप सिंबल जी। में वो एक अलग बड़ा पंगा। तो 2 पंगे आपने लिए हुए, तो हम्म। 474 पे कम से कम। अब आप सिंबल होस्ट पे रहना चाहते हैं तो आप जो है वो सेराफिनाइट जो मैंने दिया ना, आप उसको चलाएं 2-4 दिन, फिर आप मुझे डीएम करके बताएं क्या रिजल्ट निकला उससे। सही है। हाँ। हाँ, क्योंकि वो जी। लाइट स्पीड कैशे
थोड़ा करता है मसला, उसके अंदर हैं जी इश्यूज। उसकी वजह क्या है, ये मैं आपको, यही आपने अच्छा सवाल पूछा, ये मैं बाकी लोगों को भी इस पे बता दूं। देखो, सर्वर जो होता है ना, होस्टिंग सर्वर, उसकी टाइप्स होती हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, शॉर्टकट में बताता हूँ। टाइप, हम्म एक एक होता है, एक सर्वर होता है, एक होस्टिंग होती है, उस पर एक सर्वर होता है जो लाइट स्पीड सर्वर नहीं होता। एक होता है जो लाइट स्पीड, स्पेसिफिकली वो स्पेशली डिज़ाइन ही लाइट स्पीड के नाम से एक जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस पर डिज़ाइन होता है, वो सर्वर के ऊपर वो होस्टिंग कंपनी चल रही होती है। अब लेट्स सपोज आपने होस्टिंग कंपनी आपकी नॉन लाइट स्पीड सर्वर है, और आपने उस पर लाइट स्पीड कैशे डाल दिया, वो काम नहीं करेगा उस हिसाब से, क्योंकि वो बेसिकली प्लगइन बना ही लाइट स्पीड सर्वर्स के लिए। समझ आई? हम्म, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप पहले मेक श्योर कर लें कि आपकी जो होस्टिंग कंपनी है उनका जो सर्वर है वो लाइट स्पीड सर्वर है भी या नहीं। अगर नहीं है तो आप उस पर लाइट स्पीड कैशे ना डालें। और अव्वल तो सही। लाइट स्पीड कैशे और उन चीज़ों में जाए ही नहीं ना, आप लोगों को तो शॉर्टकट दे दिया ना मैंने। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और ये भी है कि मैंने ये अपनी नीश रिसर्च कर ली थी, तो फिर अब मैं इसके ऊपर मतलब यानी इसे कंटेंट पे काम कर रही थी। तो मुझे चैट जीपीटी ना 17 कैटेगरीज बना के दी, तो क्या हम 17 कैटेगरीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? मतलब ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगी? आपकी जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने हैं, और नंबर ऑफ कीवर्ड्स थे जो थे वो कितने हैं? कॉम्पिटिटर्स तो काफ़ी सारे मतलब ऐसे थे जो मेरे क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट सबको ही मतलब 5 आई थिंक सो मैंने उनको सिलेक्ट किया था। तो आप ये भी तो देखें, कॉम्पिटिटिव मैंने बोला था दो, या हद है तीन, बस इतने काफ़ी हैं। अच्छा सर, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम उसमें सब कैटेगरी बनाए के उसके अंदर फिर पोस्ट डालें, मतलब मेन कैटेगरी आप फिर सब कैटेगरी? चैट जीपीटी को आप ये बोलें कि ये कैटेगरीज मुझे ये लगता है कि ज़्यादा हो गई हैं, तो मोस्ट जी रेलिवेंट जो कैटेगरीज है ना, आप उसको, आप ये रखो कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है उसको आप मेन कैटेगरी बना दो, और जो तुम्हें लगता है कि ये इतनी खास या इम्पोर्टेंट नहीं है उसको सब कैटेगरी का की वैल्यू देके किसी एक मेन कैटेगरी के अंदर डाल दो। लेकिन लॉजिकली जी डालना, उसको ये बात आपने बोल देनी है कि लॉजिकली करना तुमने काम, ये नहीं कि वो अपनी तरफ जी। से उठा के ज़बरदस्ती फेंक दे। तो ये आपके हम्म। पास ऑप्शन है अभी भी। अच्छा सर, और दूसरा ये है कि मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि जैसे मेन कैटेगरी है तो हम उस मेन कैटेगरी के पेज के ऊपर किस तरह से लिंक्स दे देंगे, और फिर जो उसकी सब कैटेगरी है उसके ऊपर मतलब वो पेजेस, मतलब उन 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 मेन पेजेस पे, पिलर पेजेस पे क्या करेंगे? मुझे ये नहीं बात समझ में आई, पोस्ट वाली चीजें तो समझ में आ गई। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। लेट सपोज आपका पिलर पेज है लैपटॉप। जी। आपने हम्म। लैपटॉप के बारे में लिखा, लैपटॉप में स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। सही है। एक पैराग्राफ लिखा लैपटॉप के बारे में इंट्रोडक्शन, दूसरा लिखा कीबोर्ड के बारे में, तीसरा, और तीसरा पैराग्राफ लिखा आपने माउस के बारे में। सही है। अब ये जी पिलर पेज है। अब क्या हुआ कि माउस का एक अलग से पेज बनाया आपने, कीबोर्ड का एक, यानी कि लैपटॉप के माउस का अलग से पेज आर्टिकल बना, और लैपटॉप के कीवर्ड का अलग से वो बना। अब हायरार्की क्या बन रही है कि एक मेन पेज है लैपटॉप का, है ना, उस लैपटॉप के जी अंदर आपने एक जगह पे लिखा है माउस के बारे में एक पैराग्राफ, और एक लिखा है कीबोर्ड के बारे में, लेकिन माउस के लिए आपने सेपरेटली एक डिटेल में पूरा पेज बना दिया आर्टिकल, जो कि उसकी डिटेल, इन डेप्थ डिटेल में गया ना आप। आपने जो पेज बनाया आर्टिकल का जी माउस वाला, उसी तरह कीबोर्ड का भी बनाया, तो अब पिलर जो है वो लैपटॉप वाला पेज पिलर बन गया, और उनके ये जो टॉपिक्स हैं ये सब टॉपिक्स के आर्टिकल बन गए। बस इतनी सी तो लॉजिक है इसकी। ठीक है, मतलब मेन कैटेगरी पे सब कैटेगरीज को डिफाइन कर देंगे और सब कैटेगरीज पे पोस्ट आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। जी ठीक है मतलब सर, थैंक यू। पिलर जी पिलर पेज जो होता है ना, वो आपकी कैटेगरी का सबसे मेन आर्टिकल होता है। उसके अंदर से निकले हुए जितने बाकी आर्टिकल्स होते हैं ना, वो उस पिलर पेज के अंदर जो छोटा छोटा आपने लिखा है ना, उसके उसके अंदर से निकले हुए सब टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल बने हुए होते हैं। तो वो पिलर पेज हम्म, बेसिकली ये होता है, वो पिलर पेज भी कैटेगरी में होता है, और वो सब टॉपिक जो होते हैं उनके आर्टिकल भी उसी कैटेगरी में होते हैं, दोनों होते हैं आर्टिकल ही हैं। जी बस। ठीक है सर, थैंक यू। नाइन सर, ये वाई एम वाई अगर स्टार्ट करना है तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए होती हैं कि ये पहले हमें जो है वो कलेक्ट करनी चाहिए फिर स्टार्ट करनी चाहिए।
YMYL के अंदर सबसे मेन चीज़ है आपके पास लाइसेंस या कोई सर्टिफिकेशन है उस फील्ड के अंदर या नहीं है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपके जितने भी आर्टिकल होंगे वो उस फील्ड में रहते हुए किसी स्पेशलिस्ट से रिव्यू हुए हैं या नहीं हुए, वो आपने मेंशन करना है अपने हर आर्टिकल के अंदर। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है। सर सर्टिफिकेशन और डिग्री कहीं स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की चाहिए होती है या कोई भी चल जाती है? कोई भी चल जाती है। लेट्स सपोज एक मिसाल है कि लॉयर है, कोई क्रिमिनल लॉयर है, आपने क्रिमिनल लॉयर के ऊपर एक वेबसाइट बनाई है, सही है। अब क्रिमिनल लॉयर के ऊपर आपने वेबसाइट बनाई है तो आपने वहाँ मेंशन करना है कि ये वेबसाइट इस फला फला क्रिमिनल लॉयर की है, इसकी ये प्रैक्टिसेस हैं, ये यहाँ का रहने वाला है, और उसकी ये पूरी जो है वो लाइसेंस है, जो कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, और बाकी सर जैसे हम वो रिपोर्ट लिखते हैं उसके अंदर रिव्यूड बाय और इस तरीके से करते हैं, वैसे ही उस आर्टिकल के अंदर भी हम करेंगे कि इसने रिव्यू किया है, इसने लिखा है और इसने क्रॉस चेक किया, इस तरीके से। बिल्कुल, रिव्यूड बाय के बाद जब आगे बंदे का नाम आता है ना, वो क्लिकेबल होना चाहिए कि जब बॉट आए तो वो उस पर क्लिक करके उसकी प्रोफाइल में भी जाए और देखेगा हाँ ये बंदा है भी या कोई लाइसेंस है इसके पास या नहीं है। प्रोफाइल लिंक्डइन की लगा सकते हैं उनकी वहाँ पे? लिंक्डइन की लगा सकते हैं, लिंक्डइन के अंदर सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो आप वहाँ पे अपलोड कर दें। सही सर है सर, उसको थैंक यू। लिंक्डइन के ऊपर अगर भी जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन साथ करनी होगी, या मतलब जहाँ जहाँ पे भी प्रोफाइल हो। वो जो इन्होंने सवाल किया उससे रेलिवेंट नहीं है, लाजमी नहीं है। रेहान ताबिक का सवाल है, स्पॉन्सर्ड गैस पोस्ट कॉस्टिंग क्या से होनी चाहिए, लाइक 10 के ट्रैफिक होगा तो कितने और 100 के होगा तो कितने। यार ये डिटेल में पढ़ेंगे ना इसको, ये मैंने आपको उस वक्त बताया ना। सर आपकी क्वालिफ़िकेशन कौन सी है? यार मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग में मास्टर्स किया, फिर उसके बाद मैंने जो है वो डेटा साइंस के अंदर मास्टर्स किया था, फिर अभी मैंने रिसेंटली 2023 में क्लाउड कंप्यूटिंग में मास्टर्स किया। ये मेरी टोटल है। हाँ, PhD इन ब्लॉगिंग, बस वो ना सालों वो तजुर्बे के साथ आई है। बाकी ये कि वो मास्टर्स मैंने इन चीज़ों में किया हुआ है। लास्ट मैंने 2023 में कंज्यूम किया था क्लाउड कंप्यूटिंग का। अच्छा सर, कितने ट्रैफिक साइट की और कितने की लिंक, ये बताएंगे कल। सर शिपिंग लाइक एक्सपोर्ट फ्रॉम USA, सर शिपिंग लाइक एक्सपोर्ट फ्रॉम USA इस निश पे इंफॉर्मेशनल साइट बना सकते हैं आफ्टर चेकिंग एंड मीटिंग निश। हाँ बना सकते हैं भाई, बिल्कुल। ये कैटेगरी बना सकते हैं। शिपिंग देख लेना, वो जो मैंने बताई है ना कैटेगरीज, उसमें फॉल करती भी है या नहीं। भाई बैकलिंक वाली शीट बिल्कुल अप्रूव होगी अगर आपने जवाब दिया है, 100% होगी। 2 4 दिन 5 दिन में वो सभी की हो चुकी होगी। चलें भाई, सबके हो गए जवाब, सही है। इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, कल क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मुझे एक इवेंट पे जाना है, तो मैं नहीं होऊंगा। क्लास जो है ना नेक्स्ट थर्सडे को होगी। आप लोगों को अभी तक काफ़ी चीज़ें जो बता दी हैं वो आई थिंक आप लोग अभी कंज्यूम उस लेवल पे नहीं कर सकोगे, ये मुझे आइडिया है, क्योंकि अब तक किसी एक ने भी वेबसाइट नहीं दिखाई मुझे। कोई वेबसाइट वेबसाइट दिखाओ भाई, किसी ने बनाई हो, डिज़ाइन की हो। सही है। चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को, रात को मिलेंगे। और सर जो शीट आपने वो हमें दी है, सो उसके लिए शुक्रिया, लेकिन सर उसको अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल करने का फन जो जो आपके पास है वो हमारे पास तो नहीं। तो उसकी कोई गाइडलाइन या कोई कोई सिस्टम के किस तरह से उसे यूज़ किया जाए।
यार वो एचएफ के अंदर जब वो अभी पढ़ेंगे ना हम अगले जुमेरात को, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट और लिंक सेलिंग के बारे में। हालांकि ये अभी लास्ट जो लेक्चर हुआ था ना बैक लिंक वाला, आपने लिया था? जी सर, लिया था। और फिर उसके अंदर में हमने बड़ी एक लंबी चौड़ी बात की थी डोमेन अथॉरिटी, बैक लिंक और इन चीज़ों पे, कैसे बैक लिंक लेने हैं, कैसे बैक लिंक देने हैं, इन सब चीज़ों पे याद है आपको? जी सर। तो वो, हाँ तो वही फार्मूला अप्लाई करो। लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट रिलेवेंट, आपको शीट में से एक आपकी नीश से रिलेवेंट एक साइट मिली, आपने बोला यार इसको चेक करता हूँ, उसको एचएफ पे डालो, उसकी ट्रैफिक देखो, जैसे मैंने ग्राफ देखना बताया था वो सब देखो। याद है ऑर्गेनिक डीआर का ग्राफ देखना बताया था, जी सर। और रेफरिंग डोमेन साथ साथ चलने चाहिए, स्पाइक्स ना आए, ये सब चीज़ें बताई थी उस जी सर। वेबसाइट को। अब वो सब, अब फिर आप उसकी बैक लिंक के अंदर चले जाओ, वहाँ इन कंटेंट डू फॉलो लिंक्स की लिस्ट निकालो, देखो भाई तगड़े लिंक है नहीं है इसने खुद जो बनाए हुए हैं, ताकि आप जब इससे लिंक लो तो आपको भी तो लिंक चूज पास हो। तो मैंने क्या बोला था, क्वालिटी क्वांटिटी कम हो साइट्स की, क्वालिटी लेकिन अच्छी। क्वालिटी वाइज तगड़े हों। 10-20 भी अगर आपको उसमें से मिल जाती ना रेलिवेंट साइट, आप उनको करो कांटेक्ट, बोलो भाई मुझे लिंक चाहिए। यही अच्छा, फार्मूला। बेहतरीन सर, जज़ाकल्लाह सर। हाँ कर दे, मुझे आप डीएम कर सकते हैं निश फाइनल करके नुमान भाई। जी सर, इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं, सलमान अली ने बिल्कुल सही बोला। चलें भाई लोगों, मिलेंगे आज। वैसे एक चीज़ मैंने देखी है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ आज के लेक्चर में मैं बता दूं कि ये जो आप लोगों को शीट दी गई है ना, ये समझने की एक बहुत छोटी सी चीज़ है। अगले जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं, और आउट ऑफ लेक्चर भी जितनी सेशंस होंगे, उसके अंदर अभी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बहुत कुछ दूंगा। जो चीज़ें भी मैं यूज़ करता हूँ वो दूंगा। तो मैं एक चीज़, यूट्यूब पे भी जो लोग वीडियोस देखते हैं ये, उनको भी मैं बता दूं कि भाई व्हाट्सएप पे आओ, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लो भले, अगर तंग हो जाते हो व्हाट्सएप पे, लेकिन एक किसी चैनल पे आओ जहाँ से आपको अपडेट्स मिले। तो जब आप वहाँ पे आओगे तो आपको ऑफ सेशंस के पता लगेगा कि ऑफ सेशंस कौन से हो रहे हैं, जो रिकॉर्ड नहीं होंगे, जो अपलोड भी नहीं होंगे, उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और आने वाले जो सेशंस हैं वो आप लें, वो इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलेंगी, और लाइव लें। सही है, अगर लाइव नहीं लेंगे तो अगले जो सेशंस है वो, उन सेशंस के अंदर जो मैं चीज़ें दूंगा ना, वो जो क्लास में लोग बैठे हैं ना, मैंने उन्हीं को दे देनी है वहाँ पे, उनका जिक्र बाकी और कहीं पे कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है वो हम रिकॉर्डिंग में कार्ड भी दें। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा वो करें और फोकस करें चीज़ों पे। क्योंकि मैं एक ये बता दूं कि भाई, मैं गारंटी आपको ये दे सकता हूँ कि जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपने वो इम्प्लीमेंट की तो आपको उससे जो फ़ायदा होगा ना, वो आपको आप ना फैसलाबाद, लाहौर, इधर उधर कहीं जाएं, कोई तगड़ा ऐसा ना लिंक सेलिंग के अंदर बंदा उठाएं जो आपको लगता है यार ये बंदा, आप उससे ना मेरा नाम पूछना। हाँ वो 100% मुझे जानता होगा, वो आपको ना मेरी पूरी बायोग्राफी भी बता देगा कि ये बंदा क्या कर रहा है। और हालांकि वो जब वो तनवीर नाडला के साथ मेरी वीडियो अपलोड हुई थी ना, तो उसके अंदर काफ़ी लोगों ने बोला भाई इतने तो कोई पैसे बना ही नहीं सकता, और ये और वो XYZ। यार असल में पता है बात क्या है, मैं अभी इन चीज़ों का जवाब देने तो बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैं उस बंदे से एक बात ये कहूँगा कि आप मुझे, जो मेरा क्राइटेरिया है ना, मुझे आप उस क्राइटेरिया पे एक वेबसाइट ला के दो। मैं आपको उस वेबसाइट से 20 से 30 हज़ार डॉलर एक महीने में निकाल के देता हूँ। अगर मैंने नहीं निकाल के दिए तो वो मैं 20-30 हज़ार डॉलर ना अपनी जेब से दूंगा। लेकिन अगर मैंने निकाल लिए तो एक तो मैं वो 20-30 हज़ार डॉलर आपको नहीं दूंगा, सेकंड आपको वो 20-30 हज़ार डॉलर की एक्स्ट्रा बाउंटी मुझे देनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा, फिर आपकी आंखें खुलेंगी। तो असल में आप, जो ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उनका माइंडसेट बेसिकली ये होता है, वो रहते हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इधर अफगानिस्तान में। वो ये समझते हैं कि 50 हज़ार डॉलर बेसिकली कोई बहुत ही ज़्यादा ही बड़ी अमाउंट है। भाई 50 हज़ार, 50 हज़ार ही हैं। आप अपने माइंड को तो बड़ा करो। आप बोलते हैं मैं 50 हज़ार पाकिस्तानी कमा लूँ, तो मतलब कैसे कमाओगे फिर 50 हज़ार डॉलर पर मंथ? इतने, और डॉलर को आप इतना हुआ नहीं बनाओ। वो वहाँ पे रहते हुए
आप वीज़ा लगा के जाते हो, महीने के $10,000 कमा लेते हो, यहाँ बैठ के क्यों नहीं कमा सकते? ग्लोबलाइजेशन है भाई। तो उन लोगों के लिए कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट ला के दो, 60+ उसका DR हो, 2 साल एज हो, मैं थोड़ी छूट दे देता हूँ कि 2 साल उसकी एज हो, और 8 महीने से उसका ट्रैफिक कंसिस्टेंट 50,000 से ऊपर हो। चलो 50,000 भी नहीं, 20,000 से ऊपर हो। और वेबसाइट बिजनेस, टेक, स्पोर्ट्स, क्रिप्टो, और एक और था जहन से निकल गया, ये 4-5 है। इन पे कोई एक वेबसाइट ला के दो, इंशाल्लाह लाइव बैठ के ना लिंक सेलिंग करेंगे। दिन के 20 पोस्ट, 30 पोस्ट उस पर सेल करके दिखाएंगे हम आपको। हेल्प भी ले आओ, हेल्प भी सही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ज्वाइन करें भाई, सेशन ज्वाइन करें, बड़ा बेनिफिट होगा। मैंने आपसे थोड़ी कुछ ले लेना। मुझे आपने, आप दुआएं दे दें, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़े की बात यही है। चलें, खुश रहें। और एक एक और चीज़ लास्ट है। हाँ, सेंड करना, साइट देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और है, इंडिया से जो लोग ज्वाइन है, ख़ासतौर पर आई थिंक अजीत भाई जो हैं वो इंडिया से हैं, तो भाई मेरे लिए इंडिया से जो लोग ज्वाइन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आप लोग, आप जैसे लोग होते हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है, जो ये चीज़ें नहीं देखते कि भाई कौन कहाँ से है, कैसा है। लास्ट क्वेश्चन पूछने बस यार निकलूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन है, आपने कहा था कि जो ये आपने नाडला लिंक्स वगैरह बताए थे, फोरम, आपने कहा था कि अभी गूगल इसको अब डिलीट कर रहा है, तो आपने कहा था कि फाउंडेशन लिंक भी, जो आपने कुछ 7-8 वेबसाइट्स की बताई थी, और आपने कहा था कंटेंट आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ये डीआर खुद इंक्रीज हो जाता है। तो सर ऐसा मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि वाकई ऐसा होगा कि अगर हमारा कंटेंट इतना स्ट्रांग हुआ तो हमारी डीआर खुद ब खुद इंक्रीज होगी, और हमें ये फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत ऑफ पेज, और ऑफ पेज में हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही फिर पे हमें डिपेंड करना पड़ेगा। जरा ये बात क्लियर करिएगा, थैंक यू। है। जब आपकी कंटेंट तगड़ा होगा ना, और अच्छा होगा, यूज़फुल होगा, दुनिया में एक कीवर्ड के ऊपर सबसे बेस्ट कंटेंट आपका है, तो होगा क्या, पीछे गेम क्या चल रही होगी, ये होगा कि एक बंदा आता है, वो आपका कंटेंट पढ़ता है, उसको आपका कंटेंट मैच, वो बंदा ना कोई एसईओ है, ना कंटेंट राइटर है, ना कोई ब्लॉगर है, वो एक इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करने के लिए आया है। उसको आपका कंटेंट अच्छा लगा, उसने उठा के वो कंटेंट अपनी रेडिट के कम्युनिटी पे या फेसबुक पे या कहीं पे भी डाल दिया, एक बैकलिंक आ गया नेचुरल। विकीपीडिया ने उससे रेलिवेंट कोई कंटेंट अपनी पेज पे, अपनी विकीपीडिया पे डाला, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो रेफरेंस के लिए, आपका कंटेंट सबसे बेस्ट है, तो उसको रेफर कर देगा विकीपीडिया, आपके कंटेंट को, विकीपीडिया का बैकलिंक आ गया। फिर इसी तरह से रेलिवेंट साइट्स जो उसी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे लिख रही हैं, और उन्होंने कहीं पे आपने जो डिटेल आर्टिकल लिखा है उससे रेलिवेंट कोई बात की है, और वो उसके ऊपर एक्सटर्नल लिंक देना चाहते हैं, तो जब वो जाएंगे वो देखेंगे यार ये सबसे बेस्ट है और टॉप पे रैंक कर रहा है, आपको लिंक लगा देंगे। तो ये जब आपको नेचुरल बैकलिंक्स मिलेंगे ना, तो आपकी जो अथॉरिटी है ना, वो ऑर्गेनिकली खुद से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी जो अथॉरिटी है ना वो होगी। हालांकि मेरी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे मैंने बैकलिंक्स नहीं बनाए। मेरी एक वेबसाइट है, उस पे मैंने कोई काफ़ी 3-4 साल बाद मैंने उसको देखा उसके बैकलिंक्स देख रहा था कि जो मैंने बनाया वो अभी तक जिंदा हैं भी या नहीं। तो मैंने देखा वो चलो हैं, लेकिन विकीपीडिया ने तकरीबन कोई 100+ अपने आर्टिकल्स पे मेरे अलग अलग कंटेंट को, जो है ना, वो नीचे बॉक्स आता है ना रेफरेंस का, वहाँ पे रेफर किया हुआ था।
तो मैं यही सोचता था कि यार इतना ज़्यादा बूस्ट कैसे मिल गया डोमेन रेटिंग को। तो ये चीज़ें हैं कि कंटेंट जो होता है ना हमारी फील्ड के अंदर में 25 ईयर्स से, ये एक वर्ड जो है, एक सेंटेंस है, ये कभी ज़िंदगी में चेंज होते नहीं देखा मैंने। बाकी सब चेंज हो जाता है, और हुआ भी है, मैंने देखा है। लेकिन ये कंटेंट इज़ किंग, ये जो सेंटेंस है ना, ये मैंने आज तक कभी चेंज ही नहीं होते हुए देखा, क्योंकि कंटेंट किंग है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, चलें भाई लोगों, मिलते हैं इंशाल्लाह। एक बात और बता दें भाई, ऑफ पेज से मुझ में समझ ये आया था कि सोशल लिंक्स बना लें, हाँ बना लें, सोशल प्रोफाइल बना लें, और गेस्ट पोस्ट एंड निश एडिट, सही है, नो मोर एफर्ट, हाँ नहीं चाहिए, बेकार है, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो यार। 3-4 वेबसाइट लॉन्च करो, अच्छा तगड़ा कंटेंट बनाओ, 3-4 महीने के बाद जो मैंने बैकलिंक ऑफ पेज वाले में बताया ना, वो चीज़ करो। वो आप सब कुछ नेचुरल कर रहे हो, ये जो चीज़ें आप अपनी नेचुरलिटी को हर्ट कर रहे हो ना, नानला लिंक्स, खुद से शक डाल रहे हो, फॉरम लिंक्स, खुद से शक डाल रहे हो, भाई नहीं बनाओ, करो ही नहीं, ऐसी कहानियाँ ही नहीं करो। सर अगर कंटेंट बेस्ट हो तो गूगल अपडेट नहीं आती, क्या बात बोली है भाई आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका कंटेंट तगड़ा होगा ना, आपको ये अपडेट अपडेट की भी कोई डर खौफ नहीं होगा। गूगल क्या करेगा, आपका कंटेंट तगड़ा है, आप बहुत सी चीज़ों से बच जाते हो, बहुत। कंटेंट पे जान लगा दो, कंटेंट ऐसा बनाओ कि अथॉरिटी बन जाओ, गूगल का ट्रस्ट डेवलप कर लो। ना आपको कोर अपडेट हिट करेगी, ना आपको डोमेन अथॉरिटी का खतरा होगा, आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट तगड़ी से तगड़ी हो जाएगी। हाँ सर और जी। सॉरी सर, एक एक लास्ट क्वेश्चन। सर अभी आपने जिक्र किया था कि आप जो आपने निश रिसर्च मेथड बताया उसमें आपके मैक्सिमम 2 या 3 आपके होने चाहिए कॉम्पिटिटर। सर हमने एक निश रिसर्च करी है, उसमें हमारे तकरीबन 6 से 7, मतलब बल्कि 10 से ज्यादा वेबसाइट्स आ रही हैं जो हमारे बहुत वीक हैं, जो एक दूसरे से लिंक करते करते उनके हम लोगों के पास आ रही हैं, क्योंकि उसमें एक्चुअली प्रॉपर ब्लॉग्स नहीं है और ट्रेवल एजेंसी या शॉप्स आ रही हैं। हम्म, तो सर ये तरह गाइड करिएगा सर, मैं ट्रेवलिंग की रिलेटेड है ये हमारी निश जो है। तो उसमें से आप बस 2-3 पिक कर लें, क्योंकि हो क्या रहा है कि वो जो 7-8 आपने निकाले हैं ना, घूम घुमा के वो कहीं ना कहीं पे आपस में उनके कीवर्ड 70% सेम ही होंगे। सही है, एक बात। दूसरी बात, आपने जब 2-3 तगड़े कॉम्पिटिटर निकाल लिए क्राइटेरिया के हिसाब से, आपको लगता है यार 7 के अंदर ये जो 2 है ना या 3 है ये बेस्ट है, बाकियों को छोड़ दें, अब आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। बस उनकी कीवर्ड्स निकालें, वीकनेस निकालें, और उस पर टॉपिकल मैप बना लें। अगर आपको नहीं निकालना आ रहे, कहीं पे आपको मसला लग रहा है, तो आप चैट जीपीटी को अपना क्राइटेरिया दें कि भाई डोमेन रेटिंग ये है मिनिमम, मिनिमम ट्रैफिक इतना होना चाहिए, और आरडी का क्राइटेरिया हमारा मिनिमम 500, 800, 1000 इतना है। ये मेरे टोटल कॉम्पिटिटर हैं, इसका डीआर ये है, इसका सर्च ट्रैफिक ये है, इसका डीआर ये है, इसका सर्च ट्रैफिक ये है। अब और इनके हिसाब से जो बेस्ट 3 है ना, वो तुम्हें क्या लगता है, और उसको अपनी निश बता दें, ये मेरी निश है। तो इसमें से जो बेस्ट टॉप 3 है ना, वो तुम मुझे बता दो, तुम्हें क्या लगता है कि इनके ऊपर मुझे टॉपिकल मैप बनाना चाहिए। तो वो आपको वो 3 जो निकाल के देगा ना, आप उसके साथ चलो। इतने पे नहीं जाओ, 6-7 बहुत हो ठीक है। जाते हैं, वो बहुत खिचड़ी बन जाएगी, और साइलो स्ट्रक्चर भी आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि बस। ओके, बस वो 3 पे बस ये हो रहा था कि वो 100+ आर्टिकल पता नहीं बन पाए कि नहीं बन पाए, ये नहीं, हो इस बात पे। 2-3 बहुत होते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। चलें इंशाल्लाह, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।